नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेज के इस लाइव सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कल वाले बिंदु को ही लगातार आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। अब इस नमस्कार की घड़ी का आनंद तब आएगा दोस्तों, जब आप लगातार मुझसे अब जुड़ जाइए। अब आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पे रहना चाहिए। बिल्कुल। अब आप एक बार, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, स्वागत है, राधे राधे। अब आ जाइए दोस्तों, कक्षा में आ जाइए, ध्यान दें। आज हमारा जो बिंदु आरंभ होने वाला है दोस्तों, वह है कौन सा? व्यंजन। कौन सा है दोस्तों? व्यंजन है। कल हम इस बिंदु को हल्का सा आरंभ दे चुके हैं। कल हम इस बिंदु की शुरुआत कर चुके हैं। मैंने आपको केवल और केवल व्यंजन की परिभाषा से परिचित करवाया है दोस्तों। केवल और केवल किसकी परिभाषा से परिचित हुए हम? व्यंजन की परिभाषा से मैं आपको परिचित करवा चुका हूं। क्या होता है व्यंजन? ध्यान दें, एक बार वापस से मैं बताता हूं आपको। एक तो होता है स्वर और एक होता है दोस्तों व्यंजन। एक तो क्या होता है? स्वर, और एक क्या होता है दोस्तों? व्यंजन। ये दोनों ही किसके प्रकार हैं मित्रों? वर्ण के प्रकार हैं। किसके प्रकार होते हैं ये दोस्तों? वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। गुड इवनिंग, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। एक बार अब आ जाइए, जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए। अब ध्यान से सुनना आरंभ कर दीजिएगा। हमारा बिंदु शुरू हो चुका है। हमारा बिंदु शुरू हो चुका है मित्रों। अब नियमित आपका ध्यान आपके मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। टाइपिंग पर ध्यान न दें। जब कहूं उस समय आप प्रश्न का जवाब देंगे। सुनिए, बात कर रहा हूं क्या कि वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है कौन सा दोस्तों? स्वर, और एक होता है कौन सा? व्यंजन। नियमित बने रहिए। कोशिश रहेगी कि आज इस व्यंजन वाले सेशन को हम पूरा करेंगे, आराम आराम से पूरा करेंगे, बहुत अच्छे से समझ के इसको पूरा करेंगे। इससे जुड़ने वाले तथ्य भी मैं आपको बताऊंगा। और कल अंत में जाते वक्त मैंने आपको एक हिंट दिया था दोस्तों कि व्यंजनों की प्रत्येक, बिल्कुल बिल्कुल, व्यंजनों के जो प्रत्येक वर्ग की पंक्ति है उसमें से एक एक प्रश्न आपको अनछुआ बताने वाला हूं। एक एक आपको अनछुआ पहलू बताऊंगा जिससे आप कभी परिचित नहीं हुए। मेरे विद्वान साथियों, जरा ध्यान दे बोर्ड पे। वर्ण के दो प्रकार हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कल हमने बात की थी, स्वर होता है वे वर्ण जो स्वतंत्र बोल दिए जाएं। स्वर क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र उच्चारित होने वाले। स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्ण। स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है मित्रों? स्वर कहा जाता है। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की या दूसरे सहायक वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? स्वर कहा जाता है। लेकिन आज का हमारा जो बिंदु है वह स्वर नहीं है दोस्तों, वह कौन सा है? व्यंजन है। स्वर की चर्चा हम कर चुके हैं। मेरे कई विद्वान साथी जो केवल आज ही जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो एक बार सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे इसके पूर्व के हो चुके 4 सेशन, 4 कक्षाओं का आपको पता चल चुके, बिल्कुल, जिसमें भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय, वर्ण और स्वर परिभाषाएं और प्रकारों की मैं चर्चा कर चुका हूं मित्रों। आज मैं बात करने वाला हूं व्यंजन किसे कहा जाता है। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। बहुत अलग तरीके से पढ़ना है आज इसको, बहुत अलग तरीके से। मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत अलग मजा आने वाला है आज इसमें, क्योंकि व्यंजन भी ऐसे हैं। व्यंजन वर्ण टॉपिक बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत सरल है, लेकिन आज आपके सामने बहुत अनछुए पहलू रखूंगा। गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। वापस से आ जाइए। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात अर्थात जिन्हें बोलने हेतु, अर्थात जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। ये मैंने आपको शब्द से परिभाषा बता दी है मित्रों। यदि कोई रिटर्न की बिल्कुल कोई रिटर्न की परीक्षा देने वाला मेरा मित्र है तो उसके लिए ध्यान रहे, बिल्कुल आपसे लिखवाई जा सकती है परिभाषाएं, जैसे मेंस में होता है। तो ध्यान देना, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की क्या ली जाएगी दोस्तों? सहायता ली जाएगी।
और यह सहायता किसकी ली जाती है मित्रों? यह सहायता जो ली जाती है वह किसकी ली जाती है? स्वर की ली जाती है। अब बात आती है उदाहरण से समझने की। बिल्कुल उदाहरण से समझिए इसको। जैसे मैं बोलूं आ, मैं बोलूं ए। अब इस ए को आप कितनी देर तक बोलते रहिए, चाहे ए का आप लूत ही क्यों न बना दो, ए कितनी देर तक बोलते रहिए, शुरू से अंत तक ए की ही ध्वनि आ रही है। शुरू से अंत तक ए की ही ध्वनि आ रही है। लेकिन यदि अब मैं आपसे कहूं कि एक बार कै का उच्चारण करके देखिए दोस्तों, किसका उच्चारण करके देखिए? कै वर्ण का उच्चारण करके देखिए। जैसे ही आप इस कै वर्ण का उच्चारण करेंगे तो कै को जैसे ही लंबा बोलते हैं कै, अर्थात अंत में हमें ए की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। किसकी ध्वनि सुनाई देने लग जाती है मित्रों? ए की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। अर्थात वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, या जिन्हें अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है, जिन्हें अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है दोस्तों, वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? व्यंजन कहलाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ सकें। अब जो दूसरी बात आती है मित्रों, वह आती है क्या? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? तो छोटा सा प्रश्न है आपके लिए, संख्या यदि पूछ ली जाए, हालांकि इतने बिल्कुल इतना छोटा प्रश्न भी नहीं पूछेगा। स्तरीय परीक्षाएं हैं सारी की सारी, और आजकल तो प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा हो गई है कि ऐसे प्रश्न को यदि पूछा जाता है तो एक विभाग के ऊपर यह भी होता है कि बिल्कुल, क्योंकि वेद परीक्षण जो होता है उसमें विवेकता का गुण भी होना चाहिए। शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे हम मापन और मूल्यांकन शिक्षण विधियों में पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको मैं। हर चीजें एक दूसरे से मैं जोड़ के पढ़ा रहा हूं, किसी एक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं पढ़ रहे। मैं आपको समग्र हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं। कोई विद्यार्थी पूछता है कि सर पटवार की कक्षाएं कब होंगी, रिट की कक्षाएं कब होंगी? बिल्कुल दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्णमाला सभी सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। चाहे आप संधि के नजरिए से पढ़ो, चाहे आप वर्ण के नजरिए से पढ़ो, चाहे आप रिट के लिए पढ़ो, चाहे पटवार के लिए पढ़ो, व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं के लिए पढ़ो, ये वर्णमाला बहुत आवश्यक है। मैंने यहाँ पर एक बात बताई है, आपको ध्यान देना। वेद मूल्यांकन या मूल्यांकन की जो विशेषताएं होती हैं उसमें एक विभेदता का गुण भी होता है। अर्थात परीक्षा के प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले, या मैं कहूं उच्च और निम्न जो स्तर वाले विद्यार्थी हैं उनमें अंतर करने की योग्यता भी एक मूल्यांकन में होनी चाहिए। इस संदर्भ में हम बात करेंगे जब मूल्यांकन बिंदु आएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। कितनी होती है मित्रों? 33 होती है। बिल्कुल 33 होती है। व्यंजनों की संख्या यदि पूछ ली जाए तो कितनी होती है? 33 होती है। अब मैं बात करने वाला हूं महत्वपूर्ण, अब आ गई है दोस्तों वह घड़ी जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। देखिए व्यंजनों की संख्या जो 33 होती है वो कौन कौन से होते हैं मित्रों? मैं लिखना आरंभ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ ध्यान दीजिए। बिल्कुल अब लिखने में ध्यान नहीं, आपका बिल्कुल आपका ध्यान केवल स्क्रीन पे होना चाहिए, आपका ध्यान केवल स्क्रीन पर होना चाहिए। देखिए प्रथम जो पंक्ति आती है, मेरे कई विद्वान साथी उसको बोलते हैं कै की लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कै की लाइन। आज से आपको एक नया नाम याद रखना है, इसे कै की लाइन नहीं बोलेंगे, इसे अब से कहा जाएगा दोस्तों कै वर्ग। किस नाम से संबोधित करेंगे? कै वर्ग के नाम से संबोधित करेंगे। किसके नाम से संबोधित करेंगे? कै वर्ग के नाम से संबोधित करेंगे। और कै वर्ग का जो पहला वर्ण है दोस्तों वह कौन सा है? कै। कौन सा है? कै। उसके बाद जो दूसरा वर्ण है दोस्तों वह है ख। तीसरा है कौन सा? ग। और चौथा है कौन सा? घ। अब आ रहा है वह वर्ण जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। मैंने कहा था कि आपसे हर एक वर्ग में एक प्रश्न मैं साझा करूंगा, एक प्रश्न आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जरा ध्यान दें मित्रों, यहां पर जो मैं लिखने वाला हूं कै वर्ग का जो पांचवा, क्या यह सही है? हां और नहीं में जवाब दें। क्या यह वर्ण सही है? हां अथवा नहीं में जवाब देंगे मित्रों। मैंने आपके सामने कै वर्ग लिख दिया, इसमें कै वर्ग का जो पांचवा वर्ण मैंने लिखा है, क्या यह सही है?
हाँ अथवा नहीं में जवाब दें। ध्यान दें मित्रों, यह सही नहीं है। बिल्कुल आपका जवाब क्या हुआ, यह सही नहीं है। यह सही कब होगा, यह सही कब होगा, जब इसके आगे हम एक बिंदी लगाएंगे। अब यहां से मैं आरंभ कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का जवाब सही है और इतनी शीघ्रता से आपके जवाब आ रहे हैं कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। बिल्कुल मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन हाँ नहीं, मुझे अवश्य पता चल रहा है कि अधिकतर का जवाब नहीं आ रहा है। दोस्तों आपका कहना बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पढ़ रखा है। मुझे खुशी है कि मुझे समझने के लिए बिल्कुल बिल्कुल मुझे समझने के लिए जिस स्तर की आवश्यकता थी वह स्तर आप में मौजूद है मित्रों। अब आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। अब आप अपना एक बार जवाब देना रोकिए, मैं आगे की बात शुरू करूंगा जब आपका ध्यान लिखने से हटेगा तब। आप लिखने से अपना ध्यान हटाइए दोस्तों, स्क्रीन पे आ जाइए। मैं अब आरंभ कर रहा हूं आगे की बात। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मैंने इस वर्ग के अंतिम वर्ण के आगे एक बिंदी लगाई है। इस वर्ग के अंतिम वर्ण के आगे क्या लगाई है दोस्तों, बिंदी लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल यह पांचवा है, क वर्ग का पांचवा है। यहां से प्रश्न उठना आरंभ हो जाता है। क्या एक वर्ण है हमारे पास, कोई भी वर्ण है, और ये उस वर्ण के लिखने के लिए मैंने एक कच्चा खाका बना लिया। बिल्कुल किसी वर्ण को लिखने के लिए हमने क्या बना लिया है, एक कच्चा खाका बना लिया। यहां से मैं प्रश्न बना रहा हूं, यहां से मैं प्रश्न बता रहा हूं आपको कि क्या क्या पूछा जाता है। बहुत बार पाठ्यक्रम में नहीं होते हुए भी वो चीजें पूछी जाती हैं जो एक हिंदी के विद्यार्थी को, व्याकरण के विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। ध्यान दें, इस जो लाइन को ऊपर जो लाइन खींची जाती है दोस्तों, इसे कहा जाता है सिरोरेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों, सिरोरेखा कहा जाता है। किसी वर्ण के सिर के ऊपर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिरोरेखा कहा जाता है। और यह जो लाइन होती है इसे कहा जाता है मित्रों खड़ी पाई। क्या कहा जाता है दोस्तों, खड़ी पाई कहा जाता है। इन दोनों चीजों का नाम ध्यान रखना। किसी भी वर्ण के सिर के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसे सिरोरेखा कहा जाता है, और जो सीधी लाइन होती है उसे खड़ी पाई कहा जाता है। अब यहां से मैं जो तथ्य शुरू कर रहा हूं, ये दोनों नाम हमें पता चल चुके। अब जो मैं तथ्य शुरू कर रहा हूं उस तथ्य पे नजर आएगी आपकी। क्या हम क्या करते हैं, बहुत बार किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। बहुत बार किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। बिल्कुल नुक्ता की चर्चा करने वाला हूं मित्रों। आप शीघ्रता कर रहे हैं, किसी चीज को लांघने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बता देता हूं, गलत कर बैठोगे। हर बिंदु का नाम नुक्ता नहीं होता, हर बिंदु का नाम नुक्ता नहीं होता। ध्यान दें मित्रों, एक बिंदी हम किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं, एक बिंदी हम किसी वर्ण के आगे लगाते हैं, एक बिंदी वर्ण के नीचे भी लगती है और एक बिंदी वर्ण के पहले भी लगती है। जो ये बिंदी लगा रहा हूं, इन चारों तरफ लगने वाली बिंदुओं के अलग अलग नाम होंगे दोस्तों, और इनकी स्थितियां भी अलग अलग होंगी। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूं। जो आप इन वर्गों को कचड़ते हुए बोलते हो, ये पहली दूसरी क्लास से हमें याद है। प्रश्न ये पूछता ही नहीं है। बहुत बार होता है कि पूरा संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, वाक्य सब कुछ पढ़ के चले गए और वर्णमाला में से प्रश्न गलत हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है क्या, कि हम अपने आप को ज्यादा समझदार समझ बैठते हैं। गलती हो जाती है मित्रों। बिल्कुल बेसिक से तथ्य बता रहा हूं, बहुत महीन बातें बता रहा हूं जो आपने सुनी नहीं है। मैंने कल भी आपको इसका हिंट दिया था कि हर पंक्ति में एक प्रश्न बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक वर्ण है, कोई भी वर्ण मान लीजिए दोस्तों, इस वर्ण के मैं ऊपर भी बिंदी लगा रहा हूं, आगे भी बिंदी लगा रहा हूं, नीचे भी बिंदी लगा रहा हूं और पहले भी बिंदी लगा रहा हूं। दोस्तों इन चारों तरफ लगने वाली बिंदुओं के चार नाम होते हैं, अलग अलग नाम हैं और इनके अलग अलग ही क्या होते हैं, हालात होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऊपर, सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊपर। यह किसी वर्ण के जो ऊपर बिंदी लगी हुई होती है दोस्तों, इसे नाम दिया जाता है अनुस्वार। दोस्तों इसे नाम क्या दिया जाता है, अनुस्वार दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, अनुस्वार दिया जाता है। अब बात आती है, यह अनुस्वार क्या सभी वर्णों पर लगाया जा सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों वर्ण दोस्तों अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग दोस्तों ये दोनों क्या होती हैं, आपके अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों का नाम होता है मित्रों क्या, अयोगवाह होता है। क्या होता है दोस्तों, अयोगवाह।
और अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो व्यंजनों पर जुड़कर वहन नहीं होते। अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो जुड़कर वहन नहीं होते, अर्थात इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ ही किया जाता है। किसके साथ किया जाता है दोस्तों? स्वर के साथ ही किया जाता है। अर्थात पहली बात, पहला हमें पॉइंट जो पता चल रहा है वह कौन सा है कि किसी वर्ण के जो ऊपर बिंदी आती है उसका नाम अनुस्वार होता है और यह केवल स्वर पे ही प्रयुक्त होगी। अर्थात ऊपर वाली बिंदी हम केवल 11 वर्णों पे लगा सकते हैं। कितने वर्णों पे लगा सकते हैं दोस्तों? 11 वर्णों पे लगा सकते हैं। और ये 11 वर्ण कौन से हैं दोस्तों? केवल स्वरों पे लगा सकते हैं। अनुस्वार का प्रयोग केवल स्वरों के साथ ही होता है, व्यंजनों के साथ नहीं होता। अब बात आती है कि सर हमने एक बात या हमने एक शब्द पढ़ रखा है, जैसे हमने पढ़ा कंठ। बहुत बार मेरे विद्वान साथियों से मैं पूछूंगा, बिल्कुल एक बार आप जैन आराम धैर्य से सुनिए, आपके जैन में उठने वाले हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बस जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस रखने की, थोड़ा धैर्य रखने की। मैं खुद शीघ्रता नहीं कर रहा तो आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ध्यान से सुनना। इस कंठ में हम देख रहे हैं क्या? कै के ऊपर हमें दिख रहा है कि अनुस्वार है और आगे क्या लिखा हुआ है? ठे। अभी अभी हमने जाना है, अभी अभी हमने जाना है दोस्तों क्या कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अभी अभी हमने जाना है दोस्तों कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है। यदि इस व्यंजन वर्ण में से, यदि इस व्यंजन वर्ण में से स्वर बाहर निकाला जाए तो आप कहोगे कि अनुस्वार किस पे आ गया? ए के ऊपर आएगा। दोस्तों इसका मैंने क्या किया है? शाब्दिक विच्छेद किया है। कै के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ था उसका मैंने शाब्दिक विच्छेद किया तो पता चला कि कै को जैसे ही हलंत करके लिख दिया, अर्थात स्वर रहित करके लिखा, तो इसमें जुड़ा हुआ ए स्वर बाहर आ गया और अनुस्वार किस पे आ गया दोस्तों? ए पे आ गया। पहली बात आपको पता चल चुकी है कि जो ऊपर बिंदी लगी होती है, ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसे कहा जाता है दोस्तों अनुस्वार, और ये केवल स्वरों पे प्रयुक्त होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। एक बात से आप बहुत भली भांति परिचित हो चुके हैं, भली भांति परिचित हो चुके हैं कि वर्ण के जो ऊपर बिंदी आती है उसका नाम तो क्या होगा और उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? क्या कहा जाएगा? अनुस्वार कहा जाएगा। कितने कितने वर्णों पे आती है? तो 11 वर्णों पे आती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। दूसरी बात जानते हैं अब दोस्तों, दूसरी बात की तरफ ध्यान दें। जो ये किसी वर्ण के आगे बिंदु लगा हुआ होता है दोस्तों, इसका नाम होता है पंचमाक्षर बिंदु। क्या होता है इसका नाम? पंचमाक्षर बिंदु, अर्थात पांचवें अक्षर का बिंदु। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पांचवें अक्षर का बिंदु कहा जाता है, पंचमाक्षर बिंदु। और यह हिंदी में केवल एक वर्ण पर लगता है। हिंदी में कितने वर्णों पर लगता है दोस्तों? एक वर्ण पर लगता है। कितने वर्णों पर लगता है? एक वर्ण पर लगता है। और वह एक वर्ण होता है दोस्तों कै वर्ग का पांचवा। कौन सा होता है दोस्तों? कै वर्ग का पांचवा। जो ये कै वर्ग हम पढ़ रहे हैं इसके पांचवें वर्ण के हमने आगे बिंदु का प्रयोग किया है। यहां ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं इस चीज को। दूसरे प्रकार की जो बिंदु थी दोस्तों, जो वर्ण के आगे लग रही है, बार बार समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझिए, बहुत आराम से समझिए इसको। अलग अलग चीजें बताऊंगा आपको, बहुत अलग चीजें बताऊंगा आपको दोस्तों, कि ऊपर जो बिंदु होती है उसका नाम है अनुस्वार। किसी वर्ण के ऊपर जो लगा रहे हैं उसका नाम है अनुस्वार। केवल 11 वर्णों पर प्रयुक्त होगी। और वो 11 वर्ण कौन से होते हैं? वो आपके स्वर होते हैं मित्रों। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और यदि कोई मेरा मित्र जानना चाहे कि इनका प्रयोग स्वर पे ही क्यों होता है, व्यंजन पे क्यों नहीं होता, तो यह आपके जहन में एक सवाल ही रहेगा जब तक मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। इसका जवाब मिलेगा जब हम हिंदी के अन्य वर्ण पढ़ेंगे। बिल्कुल फिर से मैं आपके आगे वाले बिंदु का संकेत दे रहा हूं दोस्तों। अनुस्वार का प्रयोग और विसर्ग का प्रयोग केवल और केवल स्वरों पर ही क्यों होता है? ये व्यंजनों के साथ क्यों नहीं जुड़ते? इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा जब हम हिंदी भाषा के अन्य वर्ण पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक आपने केवल 2 प्रकार के वर्ण पढ़े हैं, या तो स्वर पढ़े हैं या व्यंजन पढ़े हैं। मैं आपको अन्य वर्णों की जानकारी भी दूंगा, वहां पर इनसे रिलेटेड कुछ शर्तें लिखवाई जाएंगी आपको। वो बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है। ये हमारे शब्द शुद्धि की तरफ संकेत करते हैं। वहां मैं आपको कारण बताऊंगा कि क्यों, कौन सी वजह होती है कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग केवल और केवल स्वरों पे ही होगा। उसकी बात हम करेंगे आगे। दूसरा बिंदु हमने जाना पंचमाक्षर बिंदु, जो हिंदी में कितने वर्णों पे लगता है? केवल एक वर्ण पर। कौन सा है वो? कै वर्ग का पांचवा। पता चल चुका है दोस्तों। अब बात करता हूं मैं इस नीचे वाले बिंदु पे।
अब हम बात करते हैं कौन से की, इस नीचे वाली बिंदु की, कि जो किसी वर्ण के नीचे जो बिंदी लगा रहे हैं, जो किसी वर्ण के जो नीचे बिंदी लगा रहे हैं, आप क्या करते हैं, ब्रह्मवश। यही तो था, शीघ्रता हमेशा नुकसान देती है। धैर्य के साथ सुनने वाले विद्यार्थी के प्रश्न कम गलत होते हैं। धैर्य के साथ सुनिए, आराम से सुनिए, मजा आएगा दोस्तों। अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत पहले ही कह चुका था कि हिंदी रटने की तरीका है नहीं, हिंदी पूरा एक टेक्निकल बताऊंगा आपको, इसको समझ समझ के पढ़ेंगे। कोई शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी कोई वैकेंसी की घोषणा ही नहीं हुई, आप परीक्षा की चिंता अभी से करने लगे। बिल्कुल जागरूक विद्यार्थी के गुण होते हैं कि वह परीक्षा को दृष्टि में रख के पढ़े, लेकिन इतना भी नहीं कि पीछे बहुत कुछ छोड़ता चला जाए, और अगर पीछे बहुत कुछ छोड़ दोगे तो हासिल भी जरा सा ही होगा। दोस्तों ध्यान दें, मनोयोग से सुनिए इसको, कि जो नीचे वाली बिंदी होती है दोस्तों, जो नीचे वाली बिंदी होती है दोस्तों, जो किसी वर्ण के नीचे लगती है, जो किसी वर्ण के नीचे लगती है, इस बिंदु का नाम होता है दोस्तों ताड़नजात चिन्ह। इस बिंदु का नाम है दोस्तों क्या, ताड़नजात चिन्ह। इसी का दूसरा नाम मैं कह सकता हूं, इसे उत्क्षिप्त चिन्ह भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त चिन्ह भी कहा जाता है। इसे ताड़नजात चिन्ह कह सकते हो या उत्क्षिप्त चिन्ह कह सकते हो, ताड़नजात चिन्ह कह सकते हो या उत्क्षिप्त चिन्ह कह सकते हो। सरल शब्दों में कहे तो इसे फेंका हुआ चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, फेंका हुआ चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, फेंका हुआ चिन्ह कहा जाता है। अब बात आती है क्या, कि ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग कितने वर्णों पर होगा और वो वर्ण कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, इस ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग केवल 2 वर्णों पे होता है दोस्तों। कितने वर्णों पर होता है, 2 वर्णों पे होता है। और वो 2 वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों, ट वर्ग का, अभी बता रहा हूं, फिर चर्चा करेंगे जब वर्ग आएगा तब। ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण जो है, मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ड और ढ, ड और ढ, ये दोनों वर्ण, ये तो ट वर्ग का तीसरा है दोस्तों, और यह ट वर्ग का कौन सा वर्ण है, चौथा। इन दोनों वर्णों के नीचे आप कौन से बिंदु का प्रयोग करोगे, ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग करोगे। अब सुनो, अलग बात बता रहा हूं, जब तक केवल आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं, लिखने की आवश्यकता कहां आ रही है। पहले सुनिए इस चीज को, बहुत अलग चीज बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती करते हैं जहां से हम, जब तक इन दोनों वर्णों के नीचे ये ताड़नजात चिन्ह नहीं है, जब तक इन दोनों वर्णों के नीचे ये ताड़नजात चिन्ह नहीं है, अर्थात ये बिंदी लगी हुई नहीं है, तब तक ये संस्कृत भाषा या मूल भाषा से आए हुए हिंदी के वर्ण क्या कहलाएंगे, ड और ढ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, ड और ढ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, ड और ढ कहलाएंगे। अर्थात अंग्रेजी में यदि इनका उच्चारण करना हो तो इसका उच्चारण डी से, और अंग्रेजी में इसका उच्चारण डी एच से होता है। क्या होता है, इसका उच्चारण डी से और इसका होता है डी एच से। लेकिन जैसे ही इनके नीचे ताड़नजात बिंदी लगा दी जाती है, अब ये आपके ड और ढ नहीं रहे दोस्तों, अब ये हो गए अड़े और अढे। अर्थात इनसे पहले आपको कौन सा स्वर बोलना होगा, ए बोलना होगा। क्या बोलना होगा, ए बोलना होगा। अर्थात यह हो गया दोस्तों अड़े, और यह हो गया अढे। क्या हो गया, अड़े और अढे। अंग्रेजी की बात करता हूं मैं दोस्तों, अंग्रेजी में अड़े का उच्चारण होता है आर से, अंग्रेजी में उच्चारण होता है इसका किससे, आर से, और अढे का होता है आर एच से। किससे होता है दोस्तों, आर एच से होता है। यह बात आप वापस से सुनिए, यह बात मैं पूरी वापस से दोहरा रहा हूं, क्या, कि यदि किसी वर्ण के जो नीचे बिंदी लगाते हैं, किसी वर्ण के जो नीचे बिंदी लगाई जाती है दोस्तों, उसे कहा जाता है ताड़नजात चिन्ह। क्या कहा जाता है दोस्तों, ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है। और ताड़नजात चिन्ह जो है केवल 2 वर्णों पे लगता है, केवल 2 वर्णों पे लगता है। दोनों वर्ण कौन कौन से हैं, एक तो है ट वर्ग का तीसरा, एक होता है ट वर्ग का चौथा, जिसे ड और ढ के नाम से बोलते हैं, ड और ढ के नाम से बोलते हैं। अब जब ये ताड़नजात चिन्ह इनके नीचे नहीं लगा हुआ, तब तक ये दोनों वर्ण संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वर्ण माने जाते हैं। अर्थात जो व्यंजन 33 होते हैं उनमें इन दोनों का स्थान भी होता है। लेकिन जैसे ही इनके नीचे आप इन ताड़नजात चिन्ह का या इस बिंदी का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे ही इनके नीचे इस बिंदी का प्रयोग कर लिया जाता है दोस्तों, तो ये ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं। अब आप इसे ट वर्ग का तीसरा या चौथा नहीं कहेंगे, अब ये ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण नहीं रहे, बल्कि ये क्या बन गए हैं, ताड़नजात वर्ण बन गए हैं। अब ये बन गए हैं उत्क्षिप्त व्यंजन।
क्या बन गए हैं दोस्तों? उत्क्षिप्त व्यंजन बन गए हैं। उत्क्षिप्त का मतलब फेंका हुआ। फेंका हुआ से संदर्भ है मेरा कि इनका उच्चारण करते समय जीभ इतना झटका खाती है, इनका उच्चारण करते समय अढ़े अढ़े, इसका उच्चारण करते समय जीभ इतना झटका खाती है, ऐसे लग रहा है जैसे मुंह से बाहर फेंके जा रहे हों, जैसे मुंह से बाहर फेंके जा रहे हों। अर्थात इन्हें कहा जाता है ताड़नजात वर्ण। और इन्होंने दूसरा गुण धारण कर लिया, इन्होंने दूसरा गुण धारण कर लिया। डे और ढे से अड़े और अढ़े बन गए। अर्थात इन्हें द्विगुण भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है? द्विगुण भी कहा जाता है। मैं रटे रटाए नाम नहीं बता रहा हूं आपको, मैं उनके तथ्य समझा रहा हूं कि इनका यह नाम हुआ तो क्यों हुआ, यह नाम हुआ तो क्यों हुआ। वापस से सुनना मेरी बात को। अढ़े और अढ़े का अंग्रेजी में उच्चारण होता है दोस्तों आर से। किससे होता है? आर से। यदि मेरे किसी विद्वान साथी ने भीलवाड़ा की स्पेलिंग पढ़ी हो, बिल्कुल भीलवाड़ा का अंग्रेजी मीनिंग पढ़ा हो, तो लास्ट में डी के स्थान पर उसको पढ़ने को मिलेगा आर ए। क्या आता है दोस्तों? आर ए आता है। क्या आता है दोस्तों? आर ए आता है। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने केवल 3 दिशा के बिंदुओं की बात की है। ऊपर लगता है अनुस्वार, अंत में आता है पंचमाक्षर बिंदु, और नीचे आता है दोस्तों कौन सा? ताड़नजात चिन्ह। कौन सा आता है? ताड़नजात चिन्ह। अब मैं बात करता हूं कौन से? अब मैं बात करता हूं कौन से वर्ण की, कौन से चिन्ह की? नुक्ता की। किसी वर्ण के पहले लगने वाला चिन्ह, किसी वर्ण के पहले लगने वाला चिन्ह। इस एक बार मैं ये वाली चीज हटा देता हूं, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी वर्ण के पहले लगने वाला जो चिन्ह होता है, किसी वर्ण के जो पहले हम चिन्ह लगाते हैं, यह बिंदी, किसी वर्ण से जो पहले बिंदी लगाते हैं दोस्तों, इस बिंदु का नाम होता है नुक्ता। क्या कहलाता है इसका नाम? नुक्ता कहलाता है। सबसे पहली बात नुक्ता चिन्ह कहलाता है। सबसे पहली बात क्या कि ये नुक्ता कौन सी भाषा का है? ये नुक्ता कौन सी भाषा का है? तो ध्यान रखना, ये अरबी और फारसी भाषा का है दोस्तों। ये कौन सी भाषा का है? अरबी या फारसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं को अलग अलग होने के बावजूद भी एक साथ इसलिए लिखा जाता है, अरबी भाषा अलग है, फारसी भाषा अलग है, लेकिन जहाँ कहीं भी अरबी का और जिक्र होता है तो उसके साथ हम फारसी भी इसलिए लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि इन दोनों की अरबी लिपि होती है, एक ही लिपि होती है। इन दोनों की लिपि समान होने के कारण इन दोनों भाषाओं का रूप समान होता है। अधिकतर वर्ण समान तरीके से लिखे जाते हैं, इसलिए अरबी फारसी का नाम एक साथ आता है। मैं आपको वो अनछुए पहलू बता रहा हूँ, मैं आपको वो अनछुए पहलू बता रहा हूं जहां तक किसी किताब की नजर नहीं जाती। बिल्कुल एनसीईआरटी को भी आप यदि खोलकर पढ़ोगे तो इस प्रकार के शर्तों का कोई जिक्र नहीं होता दोस्तों। चाहे आप वर्तमान में चल रहा संस्करण पढ़ के देख सकते हैं, चाहे प्राचीन वाला, इससे ठीक पहले वाला जो संस्करण है वह भी अध्ययन करके देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने रखी जा रही हैं। लाइव क्लासें रेगुलर चलेंगी, यही इनका टाइमिंग रहेगा, और पूरा पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। पूरा पाठ्यक्रम मिलेगा जिसमें व्याकरण भी होगी, शिक्षण विधियां भी होंगी, काव्य शास्त्र भी होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास भी होगा दोस्तों, और उसके साथ साथ कक्षा 11 और 12 की जो स्कूल व्याख्याता के परीक्षा की दृष्टि से वो भी मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा में जो प्रारूप लेखन वाला पाठ चलता है दोस्तों, उस पर भी मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। केवल और केवल आवश्यकता है मुझे आपके धैर्य की। आप धैर्य से सुनिए, सब चीज करवा दूंगा। यदि परीक्षा पहले आ जाती है तो भरोसा कीजिए, पाठ्यक्रम परीक्षा से पहले पूरा करवा दूंगा। एक बार वापस से आ जाए, अपनी क्लास से जुड़िए कि जो ये पहले वाला वर्ण था, पहले वाला जो चिन्ह है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? नुक्ता कहा जाता है। कौन सी भाषा का है? अरबी और फारसी भाषा का है। बात आती है कितने वर्णों पे लगता है, कितने वर्णों पे लगता है दोस्तों? तो ये कितने वर्णों पे लगता है? 5 वर्णों पे लगता है दोस्तों। कितने वर्णों पे लगता है? 5 वर्णों पे लगता है। वे 5 वर्ण कौन कौन से हैं? वे 5 वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, उन 5 वर्णों के मैं नाम बता देता हूं आपको। उन 5 वर्णों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि वो 5 वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों, आपके सामने उल्लेखित कर रहा हूं। एक तो है कौन सा? क, एक है ख, एक है ग, एक है ज, और एक है फ वर्ण। अभी तक ये अरबी फारसी के नहीं हैं। ये 5 वर्ण जो हैं ये हिंदी भाषा के ही हैं। ये 5 वर्ण हिंदी भाषा के ही हैं। लेकिन यदि इनके ठीक पहले आप इस नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, इनके ठीक पहले आप इस नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, अब ये अरबी फारसी भाषा के माने जाएंगे। अब ये अरबी फारसी भाषा के माने जाएंगे। ये कौन सी भाषा के माने जाएंगे? अरबी फारसी भाषा के माने जाएंगे। जब तक इन 5 वर्णों से ठीक पहले नुक्ता चिन्ह नहीं होता तो ये हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि के वर्ण होते हैं।
देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के वर्ण होते हैं, पर इनसे ठीक पहले जैसे ही आप नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं तो ये वर्ण अरबी या फारसी भाषा के हो जाते हैं। मेरा सवाल यह नहीं कि ये चिन्ह क्या कहलाता है, मेरा सवाल यह भी नहीं दोस्तों कि कितने वर्ण होते हैं, मेरा सवाल यह है कि ऐसा किसने कहा कि इन पांचों वर्णों का प्रयोग हम नुक्ता चिन्ह के साथ अरबी और फारसी भाषा में कर रहे हैं। इन पांचों वर्णों का प्रयोग हम अरबी और फारसी भाषा में कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा कि इन 5 वर्ण से ठीक पहले नुक्ता लगाते ही ये वर्ण अरबी और फारसी भाषा के माने जाएंगे। साहित्य वाले विद्यार्थी, साहित्य वाले मेरे मित्र ध्यान दे जरा, उनके काम की बात आ रही है यहां से। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के इन 5 वर्णों से ठीक पहले नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करते ही ये अरबी और फारसी भाषा के बन जाते हैं। ऐसा किसने कहा? ध्यान देना दोस्तों, इन पांचों वर्णों का जो जिक्र किया था, एक साहित्य में हम नाम पढ़ेंगे। जब साहित्य शुरू होगा आपको एक नाम बताऊंगा मैं आपको। एक व्यक्ति हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ध्यान से समझना दोस्तों, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान से समझना इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं आपको, क्या? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनको उपाधि दी गई थी सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1913 में भाषा विभाग के इंस्पेक्टर बनते हैं। बिल्कुल, भाषा विभाग का इन्हें निदेशक बनाया जाता है। तो इन्होंने कहा था कि हिंदी भाषा के 5 वर्ण क, ख, ग, ज और फ, क, ख, ग, ज और फ, इन 5 वर्णों से ठीक पहले यदि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया गया, यदि 5 वर्णों से ठीक पहले नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया गया तो ये 5 वर्ण अरबी या फारसी भाषा के माने जाएंगे। ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम भी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इस बात से आप भली भांति परिचित हो चुके हो दोस्तों। अब यहां से एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना। बात करता हूं मैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में इनमें से केवल 3 वर्णों को ही गिना गया है दोस्तों। एनसीईआरटी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो इन अरबी और फारसी भाषा वाले वर्णों का केवल 3 का ही जिक्र आता है दोस्तों। कौन कौन से आते हैं वो? एक तो आता है दोस्तों ख, एक आता है ज और एक आता है दोस्तों फ। अर्थात क और ग को एनसीईआरटी की पुस्तक में उल्लेखित नहीं किया गया। अब सवाल उठता है, सर प्रश्न आ जाए तो जवाब क्या देंगे? दोस्तों वापस से समझो पूरी बात को। अरबी या फारसी भाषा का चिन्ह जो नुक्ता चिन्ह है, इसका प्रयोग करके हम कितने वर्णों को अरबी फारसी का बना सकते हैं? 5 वर्णों को बना सकते हैं। कितने वर्णों को बना सकते हैं? 5 वर्णों को बना सकते हैं। क, ख, ग, ज और फ। जैसे ही इनसे पहले नुक्ता चिन्ह लगा दिया जाएगा तो ये स्पर्श के साथ साथ संघर्षी उच्चारण में बोले जाएंगे। अर्थात मुंह से थोड़ी हवा को भी बाहर निकालना पड़ता है। एक तो होता है क और एक होता है क, एक होता है ख और एक होता है ख, एक होता है ज, एक होता है ज, एक होता है फ, एक होता है फ। ध्यान रखना इसको। ये संघर्षी और स्पर्शी दोनों स्थिति में आते हैं। जब उच्चारण के आधार पर मैं आपको वर्णों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तो ये पांचों के पांचों वर्ण मित्रों ध्यान दे लेना, संघर्षी वर्णों में गिने जाएंगे। कौन से में गिने जाएंगे? संघर्षी वर्णों में गिने जाएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे वाले बिंदु में करने वाले हैं। अभी इतना ध्यान रखना है कि अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो हमें केवल इन 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। बात आती है, सर प्रश्न आ जाए तो कैसे जवाब देना है? ध्यान देना दोस्तों, यदि आरपीएससी लेवल का कोई भी पेपर हो, चाहे वो व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, पुलिस एसआई भी आरपीएससी ही करवाता है दोस्तों। आरपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा गया है और उसका जवाब 5 ही माना गया था। कितना माना गया था दोस्तों? 5 ही माना गया था। अब आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। हालांकि प्रत्येक विभाग इस प्रकार की विवादित चीजें पूछने से बचता है। हर प्रकार का विभाग ऐसी विवादित चीजें पूछने से बचता है। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट को, हर परीक्षा की नोडल एजेंसी को अपनी साख का खतरा रहता है। कहीं ऐसे प्रश्न न हो कि पेपर में ज्यादातर विवाद उठे, विज्ञप्ति या वैकेंसी जो भी है, भर्ती प्रक्रिया जो भी है, वह अदालतों के चक्कर में न आए, इसलिए इस प्रकार की विवादित चीजें पूछने से बचते हैं। और यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आपको विकल्प में 3 और 5 दोनों दे दिए जाएं तो आप 5 वाला टिक करके आ जाना, क्योंकि उसका एक साहित्यिक स्रोत है। आप उसका एक प्रूफ
रख सकते हो, अपना एक मत रख सकते हो, आपके प्रश्न को बचा सकते हो, उसका फैक्ट दे सकते हो, क्योंकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इस बात का उल्लेख किया है। ये सारी बातें समझ में आ गई कि एक वर्ण के चारों ओर तरफ, ये चारों तरफ जो मैं बिंदियां लगा रहा हूं दोस्तों, एक वर्ण के चारों तरफ जो मैं बिंदियां लगा रहा हूं, ऊपर वाली अनुस्वार, आगे वाली पंचमाक्षर, नीचे नुक्ता, सॉरी ताड़न जात, और पहले वाला नुक्ता चिन्ह, इनकी क्या कहानी थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पूरा टॉपिक होने के बाद हम केवल और केवल वर्णों के प्रश्नों के संदर्भ में चर्चा करेंगे दोस्तों। एक एक बिंदु पे चलना है अपने को, क्रमानुसार पढ़ेंगे, पूरी व्याकरण को जोड़ जोड़ करके पढ़ना है। आराम आराम से पढ़िए, यूपी टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, हिंदी व्याकरण का जहां भी नाम आता है आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा और फ्री पढ़ाया जा रहा है। ये सर का एक, बिल्कुल सर का एक सामाजिक सरोकार के नाम से, सामाजिक सहयोग के नाम से जो सपना है कि डिजिटल उत्कर्ष है, सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है दोस्तों। आप अपना प्यार दें, आप अपना विश्वास दें, आप अपना एक लाइक दें, आप अपना एक कमेंट दें, आप अपना एक सब्सक्राइब दें, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको समय सारणी के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। अचानक यदि कोई बदलाव होता है तो उससे आप सबसे पहले अवगत हों। इसलिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों ने, मेरे बिल्कुल कमेंट्स में मैंने पढ़ने को आया है मुझे क्या कि सर हमें और वीडियो नहीं मिल रहे। वीडियो आपको तभी मिलेंगे दोस्तों जब आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कौन सी, वर्गों की, वर्णों की बात कर रहे हैं, हिंदी के व्यंजन वर्णों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आ जाए अपने वापस से बिंदु पे। क्या सबसे पहला जो वर्ग ले रहे हैं दोस्तों, हम सबसे पहला जो वर्ग ले रहे हैं दोस्तों वह कौन सा लिया है हमने, कै वर्ग लिया है। वह कौन सा लिया है, कै वर्ग लिया है। अगला जो वर्ग आता है दोस्तों वह आता है आपका चय वर्ग। अगला जो वर्ग आता है दोस्तों वह कौन सा आता है, चय वर्ग आ रहा है। कौन सा आ रहा है दोस्तों, चय वर्ग आ रहा है। और चय वर्ग का पहला वर्ण होता है मित्रों चय, दूसरा है छय, तीसरा है जय, चौथा है झय। अब यहां से भी एक प्रश्न आएगा, यहां से भी एक प्रश्न आएगा मित्रों, और अंतिम आता है चय वर्ग का पंचमाक्षर। अब यहां से जो प्रश्न आता है वह क्या आता है, एक बार जरा ध्यान दें। इस जय का एक रूप हमें यह भी यदा कदा देखने को मिलता है। जय का एक रूप हमें यह भी देखने को मिलता है। आज भी हम पुरानी पुस्तकें यदि पढ़ते हैं, पुराने ग्रंथ यदि हमारे सामने कहीं होते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें जय का प्राचीन रूप यह वाला लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। लेकिन आपको मैंने हिंदी भाषा की विशेषताएं जब हम पढ़ रहे थे, किसी भी भाषा की जब विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी क्या, कि भाषा का एक मानक रूप होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, एक मानक रूप होता है। और मानक रूप के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इस जय को वर्तमान में मानक वर्ण नहीं माना गया, इसको अमानक माना जाता है। इसे कौन सा वर्ण माना गया है, अमानक माना गया है। अर्थात इसके पास जो मानदंड थे, देवनागरी लिपि की जो शर्तें थी, ये पूरी नहीं कर रहा, अर्थात इसका नया रूप यह स्वीकार कर लिया गया और इसे वर्तमान में अमानक वर्ण की संज्ञा दे दी गई है। यह प्रश्न भी एक परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, हिंदी का अमानक वर्ण कौन सा है, हिंदी का अमानक वर्ण कौन सा है। तो पता हमें चल चुका है क्या, कि चय वर्ग के चौथे वर्ण के, चय वर्ग के चौथे वर्ण के प्राचीन रूप को अमानक वर्ण नाम दिया जाता है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला वर्ग आता है कौन सा, टय वर्ग। टय वर्ग का पहला ट है, दूसरा ठ, तीसरा है आपका ड, और चौथा है दोस्तों ढ, और पांचवा क्या है, अण। इन दोनों को अगर बिना बिंदी लगाए, बिना नीचे ताड़नजात चिन्ह के लिखते हो तो ये ट वर्ग के तीसरे और चौथे माने जाएंगे। लेकिन यदि इनके ठीक बाद, अगर इनके ठीक नीचे ये ताड़नजात चिन्ह लगा दिया जाता है दोस्तों, तो ये बन जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बन जाते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन, फेंके हुए व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है इनको। आगे बढ़ता हूं मैं, तय वर्ग आगे आता है दोस्तों कौन सा, तय वर्ग। तय वर्ग का पहला तय है, दूसरा थ, तीसरा वर्ण है द, और चौथा है दोस्तों ध, और पांचवा है कौन सा, न। अब यहां से भी एक आपको बहुत काम की बात बताता हूं मित्रों। हर लाइन में प्रश्न है, हर लाइन में प्रश्न है। वर्णमाला का पूरा आनंद लीजिए आप, बहुत आराम आराम से बता रहा हूं। क्या कि यहां से प्रश्न क्या दिया दोस्तों, हम बहुत बार क्या करते हैं, थोड़ा सा किसी शब्द को, किसी वर्ण को प्रभावी दिखाने के चक्कर में इस ध धनुष को ऐसे डिजाइन से लिख देते हैं, यह लाइन बढ़ा देते हैं इसकी,
ध्यान देना दोस्तों, इसको हम ऐसे बढ़ा करके लिख देते हैं, जो कि वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों अशुद्ध होता है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो धय धनुष के ऊपर ये डिजाइन बना के लिखते हैं, और यह पूरा का पूरा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है दोस्तों। क्यों होता है, इसका भी एक कारण बता देता हूं मित्रों। इसके ऊपर बिंदी आती है, घुंडी आती है, ये देखिए। जब हम पढ़ेंगे शब्द शुद्धि, उस समय मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी केवल संकेत दे रहा हूं क्या, कि जिन वर्णों के ऊपर यह घुंडी लगती है, जैसे तैवर के द्वितीय वर्ण में भी लगती है, चतुर्थ वर्ण में भी लगती है। बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को, अनछुआ पहलू बता रहा हूं, आपने सुना नहीं होगा। ये जो ऊपर जो हम एक घुंडी लगा रहे हैं, इसके ऊपर से कभी सिरोरेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। इनके ऊपर से कभी सिरोरेखा नहीं गुजरती है, इनके ऊपर से कभी ऐसे सिरोरेखा नहीं गुजरती। अगर गुजर गई तो ये कै वर्ग का चतुर्थ वर्ण बन जाता है, कै वर्ग का चतुर्थ वर्ण बन जाता है, अर्थात यहां पर लाइन टूटती ही है। ऊपर घुंडी वाले वर्णों के ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती, और यही वजह है कि विसर्ग के ऊपर भी सिरोरेखा नहीं खींची जाती। विसर्ग के ऊपर भी हम लाइन को तोड़कर लिखते हैं। जैसे एक शब्द आता है मित्रों, हम बहुत बार एक शब्द लिखते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन सा, प्रातः काल। मेरे कई विद्वान साथियों का मानना है कि ये दो अलग अलग शब्द हैं, ये दो अलग अलग शब्द हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये पूरा शब्द एक ही है, ये पूरा शब्द एक ही है। सवाल उठता है कि सर ये लाइन आपने क्यों तोड़ी, ये लाइन आपने क्यों तोड़ी। मित्रों ध्यान दें, यहां पर ऊपर घुंडी लगी हो जाने के कारण इसके ऊपर से मैं सिरोरेखा नहीं खींच सकता, अतः मैंने यहां इस लाइन को तोड़ डाला है, लाइन को मैंने विच्छेदित किया है। अर्थात जिन वर्णों के ऊपर घुंडी आती है उनके ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती, और इस तय वर्ग के चतुर्थ वर्ण का हाल कुछ ऐसा ही है। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि तय वर्ग का चौथा वर्ण कैसे लिखा जाएगा। अगला वर्ग जो आता है दोस्तों, वह आता है क्या, पै वर्ग। पै, इसके बाद में आता है दोस्तों फै, फिर है बै, और यहां पर भी ध्यान दें, यहां पर भी ध्यान दें दोस्तों, यहां भी हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम क्या करते हैं, इस भय वर्ण को इस प्रकार से लिखा जाता है। भालू लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं, भालू लिखना है इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि अशुद्ध है, जो कि अशुद्ध है। ध्यान देना दोस्तों, यहां भी आपने वही गलती की है जो नहीं करने की थी। यहां भी भय के ऊपर जो लगाने है, एक घुंडी लगानी है, वह घुंडी ही आएगी। इसके बाद में क्या है दोस्तों, इसके बाद में अगला जो वर्ण है वह कौन सा है, पै वर्ग का पांचवा, कौन सा, मैं वर्ण होता है। अब ध्यान दें, हिंदी में वर्गों की संख्या पूछी जाए, हिंदी में वर्गों की संख्या पूछी जाए दोस्तों, तो कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 5 वर्ग होते हैं। दूसरा, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, और ये पांचवा। क्यों बता रहा हूं यह भी जान लीजिए। ये नंबर मैं क्यों डाल रहा हूं, मेरा सवाल यह होगा कि हिंदी में वर्गों की बिल्कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है दोस्तों। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ग किसे कहा जाता है, वर्ग किसे कहा जाता है, ध्यान देना, वर्ग किसे कहा जाता है, जिसमें 5 वर्ण हो। जिसमें कितने वर्ण हो दोस्तों, 5। देखो, ये कै वर्ग का पहला, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है, और यह पांचवा वर्ण है। आगे जो मैं पंक्ति लिखने वाला हूं उसको वर्ग नहीं कहा जाता। आगे जो हम लाइन लिखने वाले हैं, पंक्ति लिखने वाले हैं, उसे वर्ग नहीं कहा जाता, क्योंकि अगली पंक्ति में 5 वर्ण नहीं है दोस्तों, 4 ही हैं। लिख रहा हूं मैं क्या, य, रे, ले, और एक है दोस्तों कौन सा, वे। अब सवाल यह उठता है कि इन्हें किस नाम से जाना जाएगा, इन्हें किस नाम से जाना जाएगा। ये वर्ग तो है नहीं, क्यों, क्योंकि इनमें 5 वर्ण नहीं है दोस्तों। यह पंक्ति जो है जानी जाती है अंतस्थ के नाम से। किसके नाम से जानी जाएगी दोस्तों, अंतस्थ वर्ण के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, अंतस्थ वर्ग के नाम से जानी जाती है। अगली और अंतिम लिख रहा हूं। सबसे पहले आपका आता है से, सबसे पहले आपका आता है श, उसके बाद में आता है से, उसके बाद में आता है से, और फिर आता है दोस्तों है। वापस से उच्चारण पे ध्यान देना, सभी से नहीं होते, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है मित्रों। यह जो पहला से लिखा हुआ है, यह तालु के बिल्कुल तालु के पास जीभ जाएगी, श। इसको क्या बोलेंगे, श। इसको बोलेंगे से, इसको बोलेंगे से, और इसको बोलेंगे है वर्ण। क्या बोलेंगे दोस्तों, है वर्ण बोलेंगे। और इन चारों वर्णों को कहा जाता है मित्रों
इन चारों वर्णों को कहा जाता है मित्रों क्या? ऊष्म वर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब इसी वर्णमाला से जुड़ी हुई बातें, इसी वर्णमाला से जुड़ी हुई बातें मैं और बता रहा हूं। इसका विभाजन करने से पहले, व्यंजनों का वर्गीकरण करने से पहले, इसी में से और प्रश्न आपको कौन कौन से ध्यान रखने के हैं वो ध्यान दीजिए। ये जो पांचों वर्ग होते हैं मित्रों, ये पांचों वर्ग होते हैं, इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी मुखावयव को स्पर्श करती है। एक एक शब्द पे गौर करना। इन पांचों वर्गों में किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को दोस्तों स्पर्श करती है। जीभ मुंह के किसी न किसी मुखावयव को स्पर्श करती है, इसलिए इन पांचों वर्गों का नाम होता है दोस्तों स्पर्शी। क्या कहा जाता है? इनको स्पर्शी कहा जाता है। अर्थात ये पांचों वर्गों के जितने भी वर्ण हैं, अर्थात 25 वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्शी कहा जाता है, स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और ये किसी न किसी वर्ग के हैं, अतः इनका नाम दोस्तों होता है वर्गीय वर्ण। क्या होता है? इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं मित्रों। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, क्या कि ये पांच जो वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ण का यदि हमें उच्चारण करना हो तो जीभ किसी न किसी मुखावयव को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्शी कहा जाता है। और ये किसी न किसी वर्ग के होने के कारण क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और बचे हुए जो 4 और 4 जो 8 होते हैं, इन्हें अंतस्थ और ऊष्म के नाम से जाना जाता है मित्रों। अर्थात 25 तो होते हैं हमारे कौन से वर्गीय या स्पर्शी, इसके अलावा 4 होते हैं हमारे कौन से? अंतस्थ, और इसके अलावा 4 होते हैं कौन से? ऊष्म वर्ण होते हैं। और कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो हम बोलते हैं 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं मित्रों। यहां तक की बात अगर आपके समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूं। अब ध्यान दें, मैं यहां से 2 बातें आपसे और साझा करना चाहूंगा मित्रों। बिल्कुल वर्णमाला पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। वर्णमाला पढ़ने से आप मुझसे जुड़ भी गए। आगे आने वाले जो बहुत डीप कॉन्सेप्ट के बिंदु हैं, जिसमें संधि होगा, समास होगा, उपसर्ग होगा मित्रों, प्रत्यय पढ़ाऊंगा, संज्ञा, सर्वनाम पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत गहराई तक मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप मेरे अभिव्यक्ति कौशल को समझ रहे हैं, मुझे खुशी है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। तो कृपया एक लाइक तो बनता है दोस्तों, बिल्कुल एक लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है और चैनल का सब्सक्राइब भी बनता है। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दीजिए कि रोजाना रात 9 बजे आपके बीच मैं उपस्थित हो जाता हूं हिंदी की क्लास लाइव लेकर के। आपकी समस्याओं का समाधान करते हुए हमारी क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ रही है दोस्तों। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। 2 जानकारियां जो आपके लिए आवश्यक हैं। क्या? जैसे मैं कहूं आपको कि इसे आप उच्चारण में क्या बोलेंगे, बहुत बार जो सामान्य गलती होती है, मुझे पता है आप नहीं करते, लेकिन कुछ एक मेरे मित्र ऐसे हैं जिनसे ये गलती होती है। मुझे भी जब तक इस बारे में पता नहीं था, मैं भी यह गलती करता था दोस्तों। कौन सी गलती? मैं पूछूं ये क्या है तो जवाब मिलता है ये कैसे कबूतर है दोस्तों। यह क्या है दोस्तों? कैसे कबूतर है दोस्तों। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, कि अगर वही कैसे कबूतर है दोस्तों, यह क्या है? यह कैसे खरगोश है। यह क्या है दोस्तों? कैसे खरगोश है। यह क्या है दोस्तों? कैसे खरगोश है। तो आप मुझे बताएं, खरगोश वह है तो यह क्या है दोस्तों? कुछ समझ में आया मेरा पूछने का? बिल्कुल आराम से समझिए इस चीज को, बिल्कुल आराम से समझिए। अगर यही कैसे खरगोश है तो इसे खरगोश कहेंगे या इसे खरगोश कहेंगे। अगर खरगोश में ऐसे ही लिख सकता था तो ये इतना बड़ा शब्द लिखने की आवश्यकता क्यों थी। अर्थात मेरा कहने का आशय यह है दोस्तों कि हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उसके आगे ये खरगोश, गाय, कबूतर, यह हम केवल छोटी कक्षाओं में वर्णों को याद रखने के लिए एक साहचर्य स्थापित करते थे मित्रों। मैं फिर से एक नया शब्द बोल गया हूं। अगर आप लगातार सुनेंगे, अगर आपका ध्यान केवल और केवल मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन पे होगा, टाइपिंग करना आपका उद्देश्य नहीं रहे, केवल कमेंट करना, अनावश्यक बातें करना यदि आपका उद्देश्य नहीं रहेगा दोस्तों, तो इस बात से आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। छोटी कक्षाओं में
इनको हम किसी पशु से, किसी पक्षी से, किसी अन्य वस्तु से जोड़ जोड़ कर याद करते थे। जैसे कैवर्ण को याद करने के लिए कबूतर से इसका साहचर्य स्थापित किया जाता था। आप मुझे बताएं रिट वाले विद्यार्थी, साहचर्य विधि किसने दी थी? मारिया मांटेश्वरी ने। बिल्कुल मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, मजा आने वाला है, आपको मजा आने वाला है। साहचर्य विधि किसने दी थी? मारिया मांटेश्वरी ने दी थी। जब शिक्षण विधियां पढ़ेंगे हिंदी की, उस समय इसके बारे में चर्चा और करूंगा। केवल आपको क्लू दिया है कि मेरा कहने का संदर्भ क्या था। अब आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी व्यंजन वर्ण का यदि उच्चारण करें, किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करें या स्वर वर्ण का उच्चारण करें, तो एक कॉमन शब्द बता रहा हूं, एक सामान्य शब्द बता रहा हूं जो सभी के साथ में जोड़ना है। दोस्तों इनके आगे हमें एक कार प्रत्यय जोड़ना होगा। कौन सा प्रत्यय जोड़ना होगा? कार प्रत्यय जोड़ना होगा मित्रों। क्या प्रत्यय जोड़ना होगा? कार प्रत्यय जोड़ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूं, मित्र बोल रहे हैं ये कंठ से बोला जाता है। बिल्कुल आपका कहना सही है दोस्तों, अभी मैं वहां पहुंचा ही नहीं, अभी मैं वहां पहुंचा ही नहीं, अभी तो बहुत सारी बातें आपको और बतानी है जो पता ही नहीं थी। क्या इनमें से किसी भी व्यंजन को यदि बोलना है दोस्तों, तो उसके आगे कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? कार प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? कार प्रत्यय जोड़ना है। जैसे ककार, खकार, ठकार, तकार, पकार। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी वर्ण को बोलो तो उसके आगे कार प्रत्यय जोड़ के बोलिए। जैसे मैं कहूं कि यह क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए यह सकार है। क्या है दोस्तों? सकार है। इसका स्थान तालु से होता है तो आप कहेंगे तालव्य सकार है। क्या है दोस्तों? तालव्य सकार है। क्या है ये दोस्तों? तालव्य सकार है। समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? कि किसी भी वर्ण का यदि हमें मौखिक उच्चारण करना हो तो उसके साथ हम कार प्रत्यय जोड़कर उसका उच्चारण करेंगे, कार प्रत्यय जोड़कर उसका उच्चारण करेंगे, ताकि आप आराम आराम से इस बात को समझ सकें कि कार प्रत्यय जोड़कर वर्णों का एक शब्द रूप बनाया गया है। एक सांकेतिक प्रत्यय है ये, कि ककार का मतलब कैवर्ण है, खकार का मतलब खैवर्ण है, गकार का मतलब गैवर्ण है, गकार का मतलब गैवर्ण है। समझ में आया यहां तक का? एक बात। दूसरी बात जो मैं करने वाला हूं दोस्तों, वह क्या है आपसे, कि इन वर्णों का जो व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं, उसमें जो सबसे पहला वर्गीकरण होता है, सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है वह होता है अध्ययन की सरलता हेतु। कौन सा होता है मित्रों? अध्ययन की सरलता हेतु। कौन सा होता है दोस्तों? अध्ययन की सरलता हेतु। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की सरलता हेतु इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? 3 में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग यही हैं। एक तो कौन सा? वर्गीय व्यंजन, एक कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन, और एक कौन सा है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। एक तो कौन सा है? अंतस्थ, एक कौन सा है? ऊष्म, और एक कौन सा है? वर्गीय। अर्थात इन 33 वर्णों को, इन 33 व्यंजन वर्णों को अध्ययन की सरलता हेतु मोटे मोटे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। बिल्कुल, हम मोटे मोटे 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। जो 3 भाग आपके सामने लिखे हुए हैं। 25 को कहा जाता है वर्गीय, ये रे ले और वे वर्ण को कहा जाता है, इन चारों को अंतस्थ, और अंतिम वाले पंक्ति है उसे ऊष्म नाम दिया जाता है। उसे क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? ऊष्म नाम दिया जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? अब मैं आरंभ कर रहा हूं क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लेनी है अपने जहन में कि अब अगला बिंदु सर का कौन सा शुरू होने वाला है। व्यंजनों का वर्गीकरण शुरू कर रहा हूं दोस्तों। अगर किसी ने अभी तक भी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो मैं एक बार फिर से मौका दे रहा हूं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें आपको नोट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में भी बहुत जल्द, मैं बोल रहा हूं क्या, बहुत जल्द ई उत्कर्ष ऐप पर और आपको टेलीग्राम ऐप पर प्राप्त हो जाएंगी। बिल्कुल बहुत जल्द इसी चीज पर कार्य प्रणाली में है, बिल्कुल कार्य प्रगति पे है मित्रों। 2 दिन 3 दिन का समय लगता है, लेकिन जो चीज हमें इंतजार से मिलती है उसका मजा बहुत बहुत अच्छा मजा आएगा। ध्यान दें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों ताकि आगे बढ़ें। अब ध्यान दें, अब मैं क्या करने वाला हूं, इन व्यंजनों के वर्गीकरण की चर्चा। दोस्तों अगला हमारा जो पॉइंट आरंभ हो रहा है वो क्या है? व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहला जो साधारण वर्गीकरण था, अध्ययन की सरलता हेतु जो था, उसकी बात मैंने कर ली है, उसकी बात मैंने कर ली है। क्या साधारणतः या अध्ययन की सरलता हेतु 3 भाग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वर्गीय या स्पर्श, दूसरा था अंतस्थ, और तीसरा कौन सा था? ऊष्म। तीसरा कौन सा था? ऊष्म वर्ण था। अब बात आती है जो महत्वपूर्ण आधार होता है। सबसे पहला ध्यान देना, सबसे पहला जो आधार है वह तो कौन सा लिया हमने? अध्ययन की सरलता हेतु।
या अध्ययन हेतु। सबसे पहला कौन सा लिया हमने? अध्ययन हेतु। कितने भाग किए दोस्तों? एक बार वापस से चर्चा में ले लेता हूं मैं इनको। कौन से लिए? 3। पहला नाम हमारे पास क्या आया? स्पर्श। दूसरा नाम हमारे पास कौन सा आया? अंतस्थ। दूसरा नाम क्या आया दोस्तों? अंतस्थ। और तीसरा नाम क्या आया दोस्तों? ऊष्म। तीसरा नाम कौन सा आया? ऊष्म। स्पर्श क्या होते हैं? सुनिए, अब आप लिखना बिल्कुल लिखना बंद कर दीजिए। मैं इनकी परिभाषाएं बता रहा हूं, शब्द से सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। क्या स्पर्श किसे कहा जाएगा? वे वर्ण जिन्हें बोलते समय जीभ किसी न किसी मुखावयव को स्पर्श करती है। कहां कहां स्पर्श होता है, यह अभी हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उस समय आपके सामने रख दूंगा कि कौन सा वर्ण कौन सी जगह से बोला जा रहा है। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि जीभ मुंह में कहीं न कहीं स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी कहा जाता है। और ऐसे वर्णों की संख्या होती है 25। कौन से? कैसे, मैं तक। कौन से होते हैं दोस्तों? कैसे लेकर के मैं तक। उसके बाद में आता है क्या? अंतस्थ। उसके बाद में क्या आता है? अंतस्थ, जो अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, जिनमें कभी स्पर्श होगा कभी स्पर्श नहीं होता। दोस्तों अंतस्थ वर्ण जो हैं वो 4 हैं, य, रे, ले और वे। इन चारों की स्थितियां अलग अलग हैं। इन चारों वर्णों की उच्चारण स्थितियां अलग अलग होती हैं। क्या क्या होती हैं? देखिए, य और व वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी मुखावयव को स्पर्श नहीं करती। य और व वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ किसी भी मुखावयव को स्पर्श नहीं करती है, अर्थात इन दोनों वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ को किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ रही। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्वरों की तरह स्वतंत्र होता है, स्वरों की तरह स्वतंत्र होता है। अतः इन दोनों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? इन दोनों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। पीटीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है। बीएड के प्री टेस्ट, राजस्थान बीएड के प्री टेस्ट में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों की खूब चर्चा हो जाती है दोस्तों। क्या यह और वह का उच्चारण बिना जीभ की क्रिया के होता है या जीवा को हिलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती? आराम आराम से इनका उच्चारण किया जा सकता है। अतः इन दोनों वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। रे का उच्चारण होता है जीभ में घर्षण के साथ और ले का उच्चारण जीभ के एक स्पर्श में हो जाता है। जीभ केवल एक बार मूर्धा को टच करती है। जब हम उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब मैं इस बारे में बहुत विस्तार से बात करूंगा। दोस्तों ऊष्म वर्ण की बात आए, अगर ऊष्म वर्ण की बात आए तो देखो दोस्तों, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गर्म। गर्म कैसे? समझिए, इन चारों वर्णों में चाहे तीनों से ले लीजिए, चाहे आपका है वर्ण ले लीजिए, तीनों सकार और एक आपका हकार, इन चारों वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी अवयव के पास तो चली जाएगी। बहुत बारीकी से समझना, जीभ किसी मुखावयव के पास तो चली जाती है दोस्तों, लेकिन स्पर्श नहीं होता। लेकिन स्पर्श नहीं होता। इन चारों वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्म वाले चारों वर्ण कौन कौन से हैं? आपका कौन सा? श, श, से और है। इन चारों वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ किसी मुखावयव के पास तो चली जाती है लेकिन स्पर्श नहीं होता। अर्थात प्राणवायु को संघर्ष करके बाहर निकलना पड़ता है, ग्रसन से बाहर निकलना पड़ता है। और कोई चीज यदि ग्रसन करती है, कोई चीज यदि दोस्तों ग्रसन करती है तो गर्म हो जाती है। जैसे हम किसी दीवार से हमारी अंगुली को ग्रसन कराते हैं तो त्वचा का बाहरी हिस्सा गर्म हो जाता है। दोस्तों लगातार ग्रसन कराएंगे तो गर्म हो जाता है। माना जाता है कि हवा भी 2 भागों के मध्य दबकर बाहर आती है, बिछकर बाहर आती है, अतः गर्म हो जाती है। इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यह बात आराम से समझ में आ चुकी हो तो आप आगे बढ़ने की, मुझे बिल्कुल आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान करें। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे वाला विभाजन पढ़ सकें। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, जो व्यंजनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है संधि की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वह मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान दो, नाम है क्या? घोष। क्या है दोस्तों? घोष, जिसका अर्थ होता है क्या? कंपन। घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष या
कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों, और घोष या कंपन के आधार पर इसके प्रकार होते हैं केवल कितने? दो। कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। नाम बता रहा हूं आपको। देखो, एक तो होता है क्या? अघोष वर्ण। एक तो क्या होता है? अघोष होता है। और दूसरा जो नाम आता है वह होता है दोस्तों क्या? सघोष वर्ण। दूसरा कौन सा है? सघोष। आपको सघोष के स्थान पर केवल घोष भी मिल सकता है, भ्रमित मत होना, दोनों नाम एक ही हैं। दोनों नाम एक ही हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब बहुत माइनर बात बताने वाला हूं। मैंने आपको कल भी कहा था कि यदि हिंदी के किसी भी व्याकरणिक बिंदु को समझना हो तो सबसे पहले उसका शब्द समझ जाइए, परिभाषा रटना बंद हो जाएगा। बिल्कुल परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं है। परिभाषा को रटने की जरूरत कहां पड़ती है? जब हम शब्द को नहीं समझ पाते तो परिभाषा को रटकर स्वीकार करना पड़ता है। हमें केवल और केवल समझना है। देखो दोस्तों, बांटने का आधार क्या है हमारा? घोष। बांटने का आधार क्या है दोस्तों? घोष, जिसका अर्थ होता है गूंज। जिसका अर्थ क्या होता है? गूंज या कंपन। जिसका अर्थ क्या होता है? गूंज या कंपन के आधार पर। अब घोष बांटने का आधार है। यहां पर देखिए, इस शब्द का अगर मैं शाब्दिक विच्छेद करूं तो ए के साथ में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? घोष जुड़ा हुआ है। इधर क्या जुड़ा हुआ है? से के साथ में घोष जुड़ा हुआ है। जो घोष जो है दोनों पदों में, यह तो है क्या? कंपन का। जो चीज दोनों जगह समान होती है, जो चीज दोनों जगह समान है, वहां से हमें अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता। वहां से हमें इसकी परिभाषा मतलब समझ में नहीं आ सकता। हमें इस घोष से केवल मतलब इतना समझ में आया कि इसका अर्थ होता है क्या? कंपन। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कंपन होता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ये ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है और यह से उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों। और इस उपसर्ग से ही हम इनका अर्थ निकाल लेंगे। क्या ए उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों? नहीं के अर्थ में। ए उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है दोस्तों? नहीं के अर्थ में। और से उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों साथ में, या आप कह सकते हो सहित के अर्थ में। किसमें होता है दोस्तों? साथ में के अर्थ में या सहित के अर्थ में। वापस से सुनना, घोष या कंपन या गूंज के आधार पर, घोष कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होंगे, एक अघोष व्यंजन और एक सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होगा? जिसमें कंपन नहीं है, जिसमें दोस्तों कंपन नहीं है। और सघोष क्या होगा? जिसमें कंपन साथ में होता है, अर्थात जो कंपन के सहित होते हैं। कंपन सहित का मतलब क्या है? कि यदि किसी वर्ण को हम बोलते हैं, यदि किसी वर्ण को हम उच्चारित करते हैं तो हमारी आवाज कंपन करती है, हमारी आवाज कंपन करती है। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें कंपन ज्यादा होता है। कुछ वर्ण ऐसे हैं, व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनमें कंपन ज्यादा होता है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें कंपन कम होता है या नहीं होता। जिनमें कंपन कम होता है या नहीं होता उन्हें कहा जाता है दोस्तों अघोष। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अघोष कहा जाता है। और जिनमें कंपन होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सघोष कहा जाता है। जो कंपन सहित उच्चारित होते हैं दोस्तों, किसी एक पुस्तक में ये सारी सामग्रियां नहीं मिलेंगी। बहुत बार मेरे मित्रों ने मुझे यह भी पूछा है कि सर हिंदी की सबसे बेस्ट पुस्तक कौन सी होगी व्याकरण के दृष्टिकोण से। मैं आपको कहूंगा मित्रों, एक आप बिल्कुल और फैक्ट फाइल पढ़ने के लिए एक आप साधारण सी सामान्य सी पुस्तक जो बहुत कम ही मूल्य में मिल जाती है, एक एनसीईआरटी सब अध्ययन करते हैं। लेकिन आपको मैं कहूंगा कि ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां से आपको पढ़ने की वेद और बिल्कुल सटीक सामग्री प्राप्त होगी दोस्तों। आश्चर्य होगा, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15-20 किताबों का समागम आपके सामने मैं रखने वाला हूं। बहुत अलग तरीके से आपके सामने व्याकरण होगी, बहुत अलग तरीके से आपके सामने प्रश्न होंगे और जो एक परीक्षा के स्तर के अनुकूल होंगे। उस चीज को प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अब आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो लेखन कैसा होगा, मैटर कैसा दूंगा, नोट्स कैसे मिलेंगे। तो आपको ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करना होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आप मेरी कक्षा का आनंद उठा सकें। ध्यान दें, हमें पता चल चुका घोष के आधार पर दो प्रकार हैं, एक अघोष हो गया, दूसरा सघोष हो गया। अघोष वह होगा जिसमें गूंज या कंपन नहीं होता है या कम होता है, दोनों चीजें बता रहा हूं। या तो होगा ही नहीं और होगा तो बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। और सघोष किसे कहा जाएगा? जिसमें कंपन, घोष या गूंज ज्यादा होता है, जो कंपन सहित उच्चारित होते हैं। अब बात आती है क्या सर कौन से अघोष हैं,
कौन से सहघोष हैं, कौन से अघोष हैं और कौन से सघोष हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों अघोष और सहघोष कौन कौन से होते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था। हमें पता होना चाहिए कि वर्ग कितने हैं, 5। वर्ग कितने हैं, 5। क, च, ट, त और प। इन पांचों वर्गों के 25 वर्ण होते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग में कितने ते वर्ण होते हैं दोस्तों, 5 वर्ण होते हैं। इसके अलावा 2 वर्ग और आए थे, एक आया था अंतस्थ वर्ग और एक आया था कौन सा दोस्तों, ऊष्म वर्ग। एक आया था अंतस्थ और एक आया था कौन सा, ऊष्म वर्ग आया था। अब बात करता हूं अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे। अब बात करता हूं मैं क्या अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे दोस्तों। अब ध्यान देना, मैं यहां लिख रहा हूं, जरा समझने का प्रयास करना। 1 व 2 कुछ समझ में आया क्या? 1 व 2 का मतलब क्या है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का इसको थोड़ा और परिभाषा के शब्दों में लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए थोड़ा और परिभाषा के शब्दों में लिख रहा हूं मैं, क्या प्रत्येक पहला व दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, अर्थात वर्ग कितने हैं दोस्तों, 5। वर्ग कितने हैं दोस्तों, 5। तो कितने वर्ण हो गए, 10। इसके अलावा तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य सकार, ये तीनों के तीनों से और आपके प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। कुल वर्णों की बात करूं तो संख्या हो गई मित्रों कितनी, 13 है। कितने हो गए, 13 हो गए। कैसे, पहला और दूसरा 5 वर्गों में से ले रहा हूं, अर्थात 5 गुणा 2 बराबर 10, तो ये, और इसके अलावा 3 वर्ण प्रारंभ के या 3 वर्ण आरंभ के ऊष्म व्यंजनों में से ले लेंगे। ऊष्म कितने होते हैं, 4। एक है वर्ण को छोड़ करके आरंभ के तीनों सकार यहां पर इसमें शामिल कर लेते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। एक बहुत गजब की बात बताऊंगा अभी सघोष बता देने के ठीक बाद, अलर्ट रहना। बिल्कुल एक एक शब्द साक्षात सरस्वती बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मेरी उच्चारित की हुई बहुत सारी बातें आपको हूबहू पेपर में मिल जाएंगी दोस्तों। बिल्कुल बहुत आराम से सुनिए, मनोयोग से सुनिए। क्या कि सघोष वर्णों का अगर बारे में आपसे पूछा जाए कि कौन से होते हैं, अब रटने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल इतना पता है अघोष होता है पहला और दूसरा। अघोष होता है दोस्तों पहला और दूसरा और तीनों से। इसके अलावा बचे हुए सारे किस में चले जाएंगे दोस्तों, सघोष में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे दोस्तों, सघोष में चले जाएंगे। देखिए सघोष में कौन कौन से आएंगे। अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, 3, 4 और 5, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। क्यों, क्योंकि पहला और दूसरा हमने यहां ले लिया है। 5 तिया 15 वर्ण हो चुके। इसके अलावा सभी अंतस्थ हैं, ये, रे, ले और वे, और एक आपका ऊष्म वर्ण कौन सा है। ये पांचों भी किस में आते हैं दोस्तों, सघोष में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, सघोष में आते हैं। यहां पर एक काम की बात और याद रखनी है, क्या, यदि स्वरों के बारे में पूछ लिया जाए तो सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों, सभी स्वर भी क्या होते हैं, सभी स्वर भी सघोष होते हैं दोस्तों। सभी स्वर भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। यह बात बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो चुकी है। अब मैं इससे जुड़ी हुई बात जो बताने वाला हूं, जहां से हमें आगे आने वाले बिंदुओं को बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी समझने में। क्या कि जो विसर्ग संधि होती है वह केवल इन 2 नामों पे चलती है मित्रों। विसर्ग जो संधि होती है वह केवल इन 2 नामों पे चलती है, क्या, अघोष पे और सघोष पे। संस्कृत में जो विसर्ग संधि के 3 प्रकार होते हैं, संस्कृत में विसर्ग संधि के जो 3 प्रकार होते हैं, नाम जरा मैं आपके सामने रख रहा हूं, कौन से, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और ऋतु विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और ऋतु विसर्ग संधि, केवल 3 नाम है आपके सामने। तो ध्यान देना, अघोष के योग में होती है सत्व और सघोष में होती है उत्व और ऋत्व। अर्थात पूरी विसर्ग संधि को समझने के लिए केवल आपको ये 2 नाम याद रखने हैं, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। एक चार्ट पर पूरी संधि करवा दूंगा आपकी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अपवाद तक नहीं छूटेगा। आपको किसी प्रकार की शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही परीक्षा की तिथि आती है, आपके बिल्कुल पढ़ाने में शीघ्रता नहीं करेंगे, समयावधि बढ़ा दी जाएगी, कक्षा का समय और जल्दी कर लिया जाएगा। अभी हम शीघ्रता से पढ़ा भी नहीं सकते और समय सारणी में बदलाव भी नहीं करेंगे, क्योंकि मित्रों और विषयाध्यापकों की भी कक्षाएं होती हैं
और ऑफलाइन बैचेज भी होते हैं, लेकिन फिर भी रात को भी आपके सामने सुबह वाली ऊर्जा के साथ में मैं उपस्थित होता हूं। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका कर्तव्य बनता है कि आप धैर्य से सुने, मनोयोग से सुने। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट से अपने पास बिल्कुल स्थायी रखें। यह कौन सा वर्गीकरण था दोस्तों? यह कौन सा वर्गीकरण था? घोष या कंपन के आधार पर। अब ले रहा हूं अगला प्रकार। अब ले रहा हूं दोस्तों मैं इनको बांटने का तीसरा आधार, बहुत ही अच्छा है। नाम देखो क्या है उसका, प्राणवायु। प्राणवायु विज्ञान विषय का कोई मित्र मेरा जो इसे देख रहा है, ध्यान से सुनना। प्राणवायु का मतलब वास्तव में विज्ञान में हम ऑक्सीजन से लेते हैं, और ऑक्सीजन श्वास के अंदर ली जा रही है। यहां पर मैं प्राणवायु का संदर्भ ले रहा हूं दोस्तों, सवाल आपके जहन में नहीं आना चाहिए। प्राणवायु का मतलब यहां हिंदी में लिया जा रहा है, वर्णों के वर्गीकरण के संदर्भ में लिया जा रहा है, किसी वर्ण को बोलते समय मुंह से निकलने वाली हवा, मुंह से बाहर निकलने वाली हवा, अर्थात मुंह से बाहर निकलने वाली वायु, मुंह से बाहर निकलने वाली वायु। जब हम किसी भी वर्ण ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी भी वर्ण ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो आवाज के साथ साथ हवा भी बाहर आती है। आवाज के साथ साथ हवा भी बाहर आती है। आवाज के साथ साथ हवा भी बाहर आती है। उसे हम प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण नाम दे देते हैं दोस्तों। और ध्यान दें, इसके आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्णों के प्रकार कितने होंगे? दो। कितने भागों में बांटा जाएगा दोस्तों? दो भागों में बांटा जाएगा। बहुत सरल है, नाम से पता चल जाएगा। एक नाम आता है क्या? अल्प प्राण, और एक नाम आता है दोस्तों क्या? महाप्राण। एक नाम है अल्प प्राण, एक नाम है कौन सा? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इस शब्द को यदि हम विच्छेदित करते हैं, शाब्दिक विच्छेद किया जाए, तो इसका होता है अल्प योग प्राण। इसका क्या टुकड़ा हो रहा है? अल्प योग प्राण। और यहां पर है महाविशेषण, और उसके बाद में क्या है? प्राण। क्या है दोस्तों? प्राण। प्राण का संदर्भ है दोनों में प्राण वायु से। प्राण का संबंध किससे है दोनों में दोस्तों? प्राण वायु से। एक में उपसर्ग के रूप में या प्रथम पद के रूप में क्या जुड़ा हुआ है? अल्प। और दूसरे में क्या जुड़ा हुआ है? महा। अल्प का मतलब होता है जरा सा, थोड़ा या कम, न्यून जिसको कह सकते हैं। और महा का मतलब होता है ज्यादा या बड़ा या अधिक। अब ध्यान देना, बांटने का आधार क्या था? मुंह से निकलने वाली वायु। बांटने का आधार क्या है दोस्तों? मुंह से निकलने वाली वायु अगर कम मात्रा में बाहर आती है, अगर कम मात्रा में बाहर आती है, प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आती है, तो वर्ण का नाम क्या होगा? अल्प प्राण। और यदि ज्यादा मात्रा में बाहर आती है, यदि ज्यादा मात्रा में बाहर आती है, तो क्या होगा दोस्तों? महाप्राण होगा। ज्यादा मात्रा में बाहर आती है दोस्तों, तो क्या होगा? महाप्राण होगा। अब आप इसको भूल भी जाएं तो पता लगाने के लिए एक बहुत अलग तरीका बता रहा हूं दोस्तों। जैसे क वर्ग का हम उदाहरण लेते हैं। क वर्ग का पहला वर्ण होता है दोस्तों क। इसे आप बोलकर देखिए, अपने हाथ को उल्टा करके बोलिए एक बार क, मेरे साथ बोल सकते हैं क, और एक बार फिर बोलिए ख। आप खुद महसूस करेंगे कि क वर्ण का उच्चारण किया और ख वर्ण का उच्चारण किया, तो जो हवा बाहर आ रही थी उसकी मात्रा कौन से वर्ण में कम है और कौन से वर्ण के उच्चारण में ज्यादा आ रही है। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा का ज्यादा रूप, हवा की ज्यादा मात्रा बाहर आती है, वह होता है दोस्तों महाप्राण। और जिसमें कम मात्रा में बाहर आ रही है, वह कौन सा होता है दोस्तों? अल्प प्राण। वह कौन सा होता है दोस्तों? अल्प प्राण। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्या कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं और महाप्राण कौन कौन से हैं। अल्प प्राण का नाम आते मैं लिखूंगा 1, 3 और 5। अब आप इसको समझ चुके होंगे क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसके अलावा अंतस्थ वर्ग, इसके अलावा अंतस्थ वर्ग, इसके अलावा अंतस्थ वर्ग, यह भी क्या होता है दोस्तों? इसके अलावा जो अंतस्थ वर्ग है, यह भी क्या होता है दोस्तों? अल्प प्राण होता है। अंतस्थ वर्ग होता है, यह भी क्या होता है दोस्तों? अल्प प्राण होता है। यहां पर है को शामिल नहीं किया जाएगा, यहां पर है को शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात आती है क्या स्वरों की, कि स्वर किसमें शामिल किए जाएं। तो हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? दूसरा प्रश्न साहित्य वाले विद्यार्थियों के लिए, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है दोस्तों? जरा आप मुझे जवाब दें, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्रथम हिंदी की व्यवस्थित व्याकरण लिखने वाले व्याकरणाचार्य का नाम बताइए, बताइए दोस्तों।
हिंदी भाषा की प्रथम व्यवस्थित व्याकरण लिखने वाले हेमचंद्र का नाम मत लेना दोस्तों। हेमचंद्र ने अपभ्रंश की व्याकरण लिखी थी शब्दानुशासन के नाम से। उन्हें बिल्कुल बिल्कुल उन्हें अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। मित्रों साहित्य में पढ़ते हैं अपभ्रंश भाषा हिंदी से ठीक पहला भाग है, हिंदी से ठीक पूर्व की भाषा अपभ्रंश है। और अपभ्रंश हम आदिकाल में पढ़ते हैं, साहित्य के आदिकाल में पढ़ते हैं, वहां पर हेमचंद्र के नाम से हम कहते हैं कि इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है दोस्तों। लेकिन हिंदी के पाणिनि का नाम आए तो व्यक्ति का नाम है कामता प्रसाद गुरु। व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु। क्या नाम है दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु। ध्यान देना, बिल्कुल शोभाराम जी का जवाब बहुत सही है। व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु। मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए इधर, कामता प्रसाद गुरु। और इस कामता प्रसाद गुरु ने ही सर्वप्रथम यह कहा था क्या कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं दोस्तों। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों? अल्प प्राण होते हैं। तथ्य के साथ आपको हिंदी पढ़ने को मिल रही है, आनंद लीजिए इस बात का, आनंद लीजिए इस बात का। बिल्कुल पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी दोस्तों, अभी अभी गया है योग दिवस 21 जून। ध्यान देना, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? अल्प प्राण की बात कर रहे हैं। अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछी जाती है, कितने होंगे दोस्तों? देखो 11 तो क्या होते हैं? स्वर। 4 आपके अंतस्थ और 15 आपके वर्गीय। 15 और 4 19 और 11 कुल कितने होते हैं दोस्तों? 30। 30 वर्ण होते हैं हिंदी में क्या? अल्प प्राण। 30 वर्ण क्या होते हैं हिंदी में आपके दोस्तों? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब बात आती है महाप्राण वर्णों की। तो महाप्राण में देखिए वर्गीय में पहला, तीसरा और पांचवा आ चुका, तो दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा, और इसके अलावा सारे के सारे ऊष्म व्यंजन, सारे के सारे ऊष्म व्यंजन, यह क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। 5 दूनी 10 और 4 ऊष्म व्यंजन, अर्थात कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 14 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 14 होती है। इससे ठीक पहले वाले तथ्य की बात करते हैं। एगोस और सेगोस में एगोस की संख्या 13 होती है, लेकिन यहां पर है को और शामिल कर लेने की वजह से सेगोस की संख्या 31 होती है। यहां पर एनसीईआरटी की पुस्तक में जो एक मुद्रण की गलती है उस पर भी मैं प्रकाश डाल दूं। अगर आप एनसीईआरटी का पुराना वाला संस्करण पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी आती है सेगोस वर्णों की संख्या 30 होगी। अगर एनसीईआरटी का कोई मेरा मित्र पुराने वाला संस्करण पढ़ता है तो ध्यान देना, उसमें एक लाइन आती है सघोष वर्णों की संख्या 30 होती है दोस्तों। लेकिन यदि आप उनको 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे तो 31 आएगी। वो केवल मुद्रण की गलती है। आप उसे कल आकर के ये न कह दें कि सर मैंने तो 30 पढ़ा है, 30 ही होंगे। कितने होते हैं? 31 होते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले तथ्य पे। दोनों चीजें हमें पता चल चुकी। क्या साधारण वर्गीकरण क्या होता है? घोष, गूंज या कंपन के आधार पर क्या प्रकार होंगे? प्राणवायु या मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर क्या प्रकार होंगे? अब ले रहा हूं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन, क्या? उच्चारण के आधार पर। इनका वर्गीकरण ले रहे हैं दोस्तों, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण या व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों यहां पर भी ध्यान दे लेना, यहां पर भी ध्यान दे लेना, उच्चारण स्थान चीज अलग है। उच्चारण स्थान चीज अलग है। मैं केवल ले रहा हूं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। उच्चारण का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोलना। इसके ठीक बाद हम एक तथ्य पे चर्चा करेंगे, वह होगा कौन सा? उच्चारण स्थान। जो हम संस्कृत में सूत्र पढ़ते हैं अकु है विसर्जय कंठ्यानाम, बिल्कुल बिल्कुल ईचु यशाणाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा। बिल्कुल मित्रों सूत्र विधि से संस्कृत भाषा को सबसे अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है। हिंदी शिक्षण विधियों में सूत्र विधि के लिए कहा जाता है कि यह हिंदी की दोषपूर्ण विधि है। हिंदी व्याकरण की दोषपूर्ण विधि कहा जाता है सूत्र विधि को। संस्कृत व्याकरण की वह श्रेष्ठ विधि होगी, लेकिन हिंदी व्याकरण की दोषपूर्ण विधि है। और उच्चारण स्थान को हम सूत्रों से याद करते आए हैं। लेकिन अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका लगेगा। मैं कहूंगा कि आपको एक सूत्र भी याद करने की आवश्यकता नहीं है और इसका विभाजन आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सदैव के लिए स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं होगी, बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं होगी। ट्रिक व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए बनाए तो वह खुद की होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। आपने केवल ट्रिक को ही व्याकरण समझ लिया, यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम ट्रिक को ही संपूर्ण व्याकरण समझ बैठते हैं। ट्रिक हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने अनुसार बनाइए दोस्तों। बनी बनाई ट्रिक को हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा विषय के ज्ञान को संकुचित कर देती है। हमें संकुचित नहीं, हमें समग्र चाहिए, हमें संपूर्ण चाहिए। ध्यान दे दोस्तों, एक आधार हम पढ़ रहे हैं कौन सा? उच्चारण के आधार पर। एक आधार हम कौन सा पढ़ रहे हैं? उच्चारण के आधार पर। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा कौन से की?
उच्चारण स्थान की। कौन सी करूंगा दोस्तों? उच्चारण स्थान की। पहले हम केवल उच्चारण के आधार पर बात कर रहे हैं, पहले हम केवल उच्चारण के आधार पर बात कर रहे हैं। और यदि आपसे पूछा जाए क्या कि उच्चारण के आधार पर प्रकार कितने होंगे, तो दोस्तों हमारा जवाब होगा 8। कितना होता है? 8। यह 8 संख्या आपको हिंदी में 3-4 जगह मिलेगी। कहां कहां मिलती है? बिल्कुल मैं बता देता हूं दोस्तों, 8 संख्या आपको 2-3 जगह मिलेगी। कहां कहां मिलेगी? सबसे पहला नाम आता है, यदि उच्चारण के आधार पर आपको व्यंजनों के प्रकार पूछे तो जवाब 8 आएगा। पहला सवाल, उच्चारण के आधार पर यदि हमें पूछा जाए कि वर्ण व्यंजनों के प्रकार कितने होंगे तो जवाब 8 होगा। दूसरा प्रश्न आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, वो भी 8 होते हैं। कारकों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। और प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तो वो भी कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। वो भी कितने होते हैं दोस्तों? 8 ही होते हैं। यहां तक की बात कर ली। अब आते हैं इन 8 नामों पे। ध्यान दें, उच्चारण के आधार पर जो 8 प्रकार हैं, मैं उनके नामोल्लेख कर रहा हूं आपके सामने, जरा देखना। सबसे पहला नाम जो पहले भी सुना है, स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला नाम कौन सा आता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो नाम आएगा दोस्तों वह आता है कौन सा? संघर्ष व्यंजन या संघर्षी। पहला कौन सा आया? स्पर्शी। पहला कौन सा है दोस्तों? स्पर्शी। दूसरा कौन सा है? संघर्षी। तीसरा इन दोनों को जोड़कर बना दिया, जिसमें स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा, जिसमें स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा, जिसमें स्पर्श भी होगा और दोस्तों संघर्ष भी होगा। चौथा जो नाम आता है दोस्तों वह आता है क्या हमारे पास? नासिक्य। चौथा जो नाम आता है दोस्तों वह क्या आता है? नासिक्य। पांचवा जो नाम आता है दोस्तों वह आता है संघर्षहीन, यानी कि बिना संघर्ष वाले, संघर्षहीन। छठा जो नाम आता है दोस्तों वह आता है प्रकंपित। क्या आता है दोस्तों? प्रकंपित। सातवां जो नाम आता है दोस्तों वह आता है क्या? पार्श्विक। नाम क्या आता है दोस्तों? पार्श्विक। और अंतिम या 8वां जो नाम आता है, जिससे हम भली भांति परिचित हो चुके दोस्तों, ताड़नजात। कौन सा आता है दोस्तों? ताड़नजात वर्ण। ये प्रकार जो हैं, ये 8 प्रकार जो हैं वो हैं आपके उच्चारण के आधार पर। व्यंजनों का उच्चारण, व्यंजनों को बोलने के आधार पर प्रकार कितने हैं दोस्तों? 8 हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। अब इन 8 की मैं बात कर रहा हूं कि 8 में कौन कौन सा किस वर्ग में लिखा जाएगा। पहले इन शब्दों को समझो, पहले इन शब्दों को समझो। बहुत ही सरल हैं दोस्तों, इनकी परिभाषाएं कभी परीक्षा में नहीं पूछी जाती। केवल हमारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम इनके बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे। क्या स्पर्शी किसे कहा जाता है? आप इसे मूल स्पर्शी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? मूल स्पर्शी, जिनमें केवल स्पर्श होता है। वे वर्ण जिनको बोलते समय केवल जीभ का स्पर्श होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ऐसे वर्णों को स्पर्शी कहा जाता है। स्पर्शी वर्ण कौन कौन से होते हैं, यह बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात आती है स्पर्शी वर्णों की संख्या। अब यहां पर लिखने वाला हूं मैं कितने? केवल 16। केवल कितने होते हैं दोस्तों? 16 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब आपका उद्देश्य बिल्कुल एक बार जरा कमेंट पे ध्यान न दें, एक बार जरा आप स्क्रीन पे देखिए। बहुत गौर से बता रहा हूं, यह चीज बार बार दोहराने की नहीं है। एक बार अगर ढंग से समझ लिया याद हो जाएगी। अगर याद समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको आप रट भी नहीं सकोगे। इसलिए कह रहा हूं धैर्य से सुनिए। क्या स्पर्शी वर्णों का मतलब है जिनमें केवल स्पर्श हो रहा है। ऐसे वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 16। ऐसे वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 16 होती है। 16 कौन कौन से हैं? एक तो है क, एक ट, च छोड़ रहा हूं, समझते चलना। च वर्ग मैंने छोड़ दिया है। क, ट, त, व। प वर्ग के क, ट, त, व। प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। कुछ समझ में आया मित्रों? क वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के आरंभ के 4 वर्ण। इन वर्गों में भी मैंने इनके पंचमाक्षर को नहीं गिना है। क वर्ग के आरंभ के 4, ट वर्ग के आरंभ के 4, त वर्ग के आरंभ के 4 और प वर्ग के आरंभ के 4, अर्थात 4 वर्गों के आरंभ के 4 वर्ण। कुल वर्ण मैंने कितने लिखे दोस्तों? 16 लिख दिए हैं। दूसरा आता है क्या? संघर्षी। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा को संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है,
जिस वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु को संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है, संघर्षी होता है। अभी मैंने आपको बताया था ऊष्म के समय, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? तीनों आपके से दोस्तों, तीनों तो आपके कौन से? से, और एक आपका कौन सा है? तीनों तो से होते हैं और एक आपका कौन सा है? तीनों से हैं, तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य, और एक आपका कौन सा है? तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और है वर्ण। इसके अलावा दोस्तों, अभी मैंने एक बात की थी आपसे, अरबी फारसी के 5 वर्ण, यदि उनके लिए भी पूछा जाए, अरबी फारसी के 5 वर्णों की बात की जाए, मैंने कहा था कि इनका उच्चारण करते समय हम क्या करेंगे? इनका उच्चारण करते समय हम क्या करेंगे? हमारी प्राणवायु का भी थोड़ा सा भाग आवाज के साथ बाहर निकलता है, अर्थात ये वर्ण भी क्या होते हैं दोस्तों? ये वर्ण भी क्या होते हैं दोस्तों? संघर्ष ही गिने जाते हैं। इनको भी क्या कहा जाता है? कै, खे, गे, जय और फे, जो अरबी फारसी के वर्ण थे, इन्हें भी क्या कहा जाता है दोस्तों? संघर्षी कहा जाता है। सवाल आए कि यदि संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 ही बताना, क्योंकि ये हिंदी भाषा के नहीं है, ये अतिरिक्त वर्ण है जिनको इसमें शामिल किया गया है। बाकी होते कितने हैं? केवल 4 ही होते हैं, जो मैंने आपके सामने उल्लेखित कर दिए हैं। क्या? तीनों के तीनों सकार और एक आपका हकार। अब बात आती है वे वर्ण जिसमें स्पर्श भी होता है और हवा को संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है, और वह वर्ग होता है दोस्तों आपका कौन सा? च वर्ग के। इसमें आएंगे आपके कौन से? च वर्ग के आरंभ के 4 वर्ण। च वर्ग के, जो हमने च वर्ग यहां छोड़ रखा है दोस्तों, उसकी बात कर रहा हूं। च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण, च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण, वो किस में आते हैं दोस्तों? स्पर्श संघर्षी में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? स्पर्श संघर्षी में आते हैं। बात आती है नासिक्य की, तो नासिक्य का मतलब होगा जिसका उच्चारण करते समय हवा का अधिकतम भाग, हवा का ज्यादातर भाग नाक से उच्चारित निकलता हो, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु का ज्यादा भाग नासिका से बाहर आता है, उसे नासिक्य कहा जाता है दोस्तों। मैंने यहां पर केवल कै, टे, ते और पे, ध्यान देना, यहां पर कै, टे, ते और पे वर्ग के 4 वर्ण यहां ले लिए तथा च वर्ग के 4 वर्ण यहां ले लिए। इन मैंने अभी इनके पंचमाक्षर की बात नहीं की, और वह क्या होता है दोस्तों? पांचों के पांचों वर्गों के पंचमाक्षर, अर्थात मैं कहूंगा सभी वर्गों के पंचमाक्षर, सभी वर्गों के दोस्तों पंचमाक्षर क्या होते हैं? नासिक्य होते हैं। सभी वर्गों के पंचमाक्षर का उच्चारण कहां से होता है? नासिका से होता है, जिन्हें यम गणनम कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों यम गणनम कहा जाता है, पंचगणनम कहा जाता है, यणनमे, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें यम गणनम कहा जाता है। कल हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उच्चारण के दोष, उस समय बताऊंगा गलती कहां करते हैं हम। बस इतना सा हिंट दे दिया दोस्तों, आगे बढ़ते चलेंगे, समझ में आते चलेंगे। संघर्षहीन, जिसका उच्चारण करते समय जीभ को और हवा को किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, केवल 2 वर्ण दोस्तों जो स्वरों की तरह उच्चारित हो रहे थे। कौन कौन से? ये और वे, केवल 2 वर्ण दोस्तों, केवल 2 वर्ण है। कौन कौन से? एक तो आपका है आता कौन सा? ये वर्ण आता है, और एक आता है दोस्तों वे वर्ण, और इनका उच्चारण स्वरों की तरह होने के कारण इन्हें दोस्तों कहा जाता है अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है मित्रों? अर्ध स्वर कहा जाता है। फिर आता है कौन सा? प्रकंपित। प्रकंपित का अर्थ होता है घर्षण वाला वर्ण, लुंठित वर्ण जिसको कहते हैं। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह में घर्षण करती है, रगड़ खाती है जिसमें, और एकमात्र वर्ण होता है दोस्तों, केवल एक वर्ण होता है आपका कौन सा? रे वर्ण होता है। कौन सा होता है दोस्तों? रे वर्ण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रकंपित कहा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों पार्श्विक। पार्श्विक जो शब्द है, 1 मिनट के लिए ध्यान दें। पार्श्विक जो शब्द है दोस्तों पार्श्व से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बगल या किनारा। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? बगल या किनारा। मेरा कहने का मतलब यह है कि वे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग मसूड़ों पे चला जाता है, मसूड़ों को स्पर्श कर लेता है, और हवा किनारों से बाहर आती है, प्राणवायु साइडों से बाहर निकलती है, बगल से बाहर निकलती है। एकमात्र वर्ण कौन सा है? ले। ले को आप कितनी देर तक बोल के देखिए, जब तक आपकी जीभ ऊपर रहेगी हवा किनारों से या साइडों से बाहर आएगी, बगल से बाहर आएगी। अर्थात दोस्तों अगर एक मात्र बात की जाए पार्श्विक वर्ण कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। और कौन सा होता है? आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका लय वर्ण होता है। और ताड़न जात का तो हमें बहुत पहले से ही पता चल चुका था मित्रों कि ताड़न जात वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और कौन कौन से होते हैं वो 2? मैं उनके नाम लिख रहा हूं। एक तो है अड़े, और एक है दोस्तों कौन सा? अढे।
एक तो है अड़े और एक कौन सा होता है दोस्तों, अडे होता है। ये उच्चारण के आधार पर आपके सामने मैंने उल्लेखित किए हैं कौन से 8 प्रकार, व्यंजन वर्णों के 8 प्रकार। अब हमारा जो अगला बिंदु इसके बाद आता है वह आता है बोलने की जगह। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, उच्चारण का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलना। और उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलने की जगह। उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलने की जगह। बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। उत्क्षिप्त होते हैं, ताड़नजात होते हैं, फेंके हुए होते हैं, द्विगुण होते हैं, इन्हें कहा जाता है अड़े और अढे। अड़े और अढे, जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, इसमें अड़े आएगा, ताड़नजात आएगा। पढ़ी है नहीं आएगा, पड़ी है अर्थात अड़े आएगा, अड़े ध्वनि आएगी। यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब ध्यान दे एक बार 1 मिनट के लिए, आज हमने हल्का सा परिचय लिया है। जाना है किसके बारे में दोस्तों, व्यंजनों के बारे में। 2 मिनट के लिए एक बार अलर्ट हो जाइए। पूरी कक्षा का मैं वापस से आपके सामने रिवीजन प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान दे दोस्तों, ध्यान दे दोस्तों। सभी वर्गों के अंतिम अक्षर जो होते हैं वो नासिके में आते हैं, तो मैं भी नासिके में आएगा, मैं भी नासिके में आएगा दोस्तों। ध्यान दें, आज हमने जाना व्यंजन किसे कहते हैं जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हमने जाना कितने होते हैं, 33 होते हैं, और इनके सामान्य जो नाम होते हैं उनके बारे में हमें पता चल चुका। उसके बाद महत्वपूर्ण आधार लिया घोष, कंपन या गूंज के आधार पर। घोष, कंपन या गूंज के आधार पर 2 प्रकार, अघोष बिना कंपन वाले, सघोष कंपन वाले, 13 और 31। उसके बाद में लिया प्राणवायु या मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर 2 प्रकार, कम मात्रा में बाहर आती है हवा तो अल्प प्राण, ज्यादा मात्रा में हवा बाहर जाती है तो महाप्राण। उसके बाद में बात आती है कौन सी, उच्चारण के आधार पर हमारे प्रकार कितने हो गए मित्रों, 8, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक बहुत काम की सूचना देने वाला हूं, बहुत काम की सूचना देने वाला हूं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अब तक हमने पढ़ा है व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर, सामान्य, घोष, अल्प, प्राणवायु और उच्चारण। कल आते ही मैं आपसे चर्चा करूंगा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ध्यान देना दोस्तों, वर्णों का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को बांटेंगे उसमें। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तब तक आपका काम क्या है, आप इस वीडियो को एक बार वापस से देख सकते हैं। यदि कोई चीज क्लियर अच्छे से नहीं हुई हो तो आप इसको दोहरान कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, आपको निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। और एक आप काम करें, क्या ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए ताकि अतिशीघ्र आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो सके। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ताकि आप इसको बोर्ड के स्क्रीनशॉट की पीडीएफ भी प्राप्त कर सको। बिल्कुल दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कक्षाओं की नोटिफिकेशंस जो आपको प्राप्त होती रहें। तब तक के लिए गुड नाइट। उत्कर्ष परिवार की ओर से मैं सभी दर्शकों का बिल्कुल शुभ रात्रि। राम राम जी। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.